गुड मॉर्निंग फॉर सेम। तो आप लोगों का तो कल एग्जाम हो गया और पेपर देखे, पेपर अच्छा ही आया। इवन हम लोग का स्टडी मैट और अगर रिवीजन सीट देखे वहाँ से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। टोटल 100, इवन थ्योरी भी एकदम एग्जैक्टली डिटो वही सब आया है जो हम लोग दिए थे। जिस चैप्टर से दिए थे वहीं से आया है। एक दो जो दिया है कंसेप्चुअल है, बेसिक कंसेप्ट सभी चैप्टर में जब हम देते उसको अगर देख लिए तो आपका सी और को आंसर भी आप लिख सकते थे। खैर, जो भी हो गया हो गया। हम सारा सॉल्व कर लिए, उसका आंसर भी हम दे देंगे क्योंकि अब हम अभी नहीं देना चाहते। बाई चांस मिस्टेक हो गया, आपको टेंशन नहीं करना है। अभी एग्जाम दे दो, टैक्स दे दो, इसके बाद बाकी पेपर्स दे दो, फिर हम वो सारा आंसर बता देंगे। कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है सब कुछ बता देंगे। इवन कंसाइनमेंट में क्वेश्चन उन लोगों ने थोड़ा बहुत मिस्टेक किए, मतलब लिखने में मिस्टेक किए, क्या मिस्टेक वो सब हम बताएंगे। खैर, तो आज हम लोग आ जाते टैक्स में ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन तो कवर कर लिए। उसको ठीक से देखते जाओ, मार्क्स के हिसाब से बता दिए थे, सारा कुछ देख लेना। तो थ्योरी पार्ट आज हम कवर करेंगे। थ्योरी में जो भी क्वेश्चन दिए उसको देख लेना, और एक दो क्वेश्चंस नहीं है हम ग्रुप में उसको भेज देंगे, डिस्कस नहीं करके भेज देंगे, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके स्टार्ट करते। थ्योरी में देखोगे हम लोग जो सजेशन दिए थे उस सजेशन में ये था फर्स्ट। क्या था? फर्स्ट हम लोग थ्योरी दिए थे क्लबिंग ऑफ इनकम से, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल पहले उतना ज़्यादा नहीं देते थे। कुछ प्रैक्टिकल तो जितना प्रैक्टिकल रिवीजन सीट में इतना भी देख लो चलेगा, बट थ्योरी में ये दो थ्योरी जरूर देख के जाना। क्या क्या थ्योरी दिए थे? फर्स्ट थ्योरी था डिस्कस व्हेन द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, और दूसरा था वही सेम थिंग, प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम। तो स्पाउस का इनकम कब क्लबिंग करोगे और माइनर चाइल्ड का कब क्लबिंग करोगे, कैसे करोगे? इसको ऑलरेडी मैंने रिवीजन क्लास में भी डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो डिस्कशन अगर आप लोग अपना क्लबिंग ऑफ इनकम रिवीजन देख लिए, वीडियो देख लिए, तो उसका आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी यहाँ से लिखोगे जो अपना मैथ में है उसके हिसाब से लिख लेना। तो देखते, थोड़ा बहुत देख लेते क्या था इसमें। दो चीज था, एक तो स्पाउस का और एक था किसका बोलो, और एक था आपका माइनर चाइल्ड, और एक होता है सन्स वाइफ। सन्स वाइफ तो मोरलेस एक ही जैसा है माइनर चाइल्ड जैसा, सॉरी आपका स्पाउस के हिसाब से। फिर भी वो देख लेना, लेकिन बेटर है ये दो देखोगे। बट एक चीज हम नहीं दिए थे, फिर भी इसको आप लोग देख लोगे एकदम। इस चैप्टर को जब ओपन करोगे ना, इस चैप्टर को जब ओपन करोगे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, सेक्शन 60 है ना। इस पोर्शन को भी देख लेना। 5 मार्क्स में अगर दे दे तो आपको थोड़ा सा लिखना होगा। फर्स्ट था ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सर इसका मतलब क्या है? मैंने अपना एसेट्स ट्रांसफर नहीं किया किसी और के नाम पे, तो अपना रिलेटिव हो और कोई हो सकता है कुछ कंडीशन पे हम ट्रांसफर किए किसी और पे, लेकिन एसेट्स नहीं ट्रांसफर किए, मैंने इनकम ट्रांसफर किए। तो ये जो इनकम ट्रांसफर किए इसके लिए क्लबिंग का रूल्स क्या है वो सेक्शन 60 बता रहा है, ठीक है। क्या रूल बताए? व्हेन पर्सन ट्रांसफर हिज इनकम, कोई एक आदमी, इंडिविजुअल पर्सन इसमें समझ लो, ट्रांसफर किए, क्या ट्रांसफर किए? उनका इनकम ट्रांसफर किए टू एनी अदर पर्सन। मैंने अपना इनकम किसी और के नाम पे ट्रांसफर की, इनकम नॉट एसेट्स, मतलब उस एसेट्स से जो इनकम जनरेट होता है ना वो इनकम को ही ट्रांसफर किए। सच इनकम accrues shall be chargeable to tax as the income of the transferer। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी मतलब क्या बोलो तो? ट्रांसफरर मतलब जिन्होंने इनकम ट्रांसफर किए, ट्रांसफरी मतलब जिनको इनकम, जिनके नाम पे इनकम ट्रांसफर किया। जैसे मैंने अगर वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किए, मैंने किसी और के नाम पे ट्रांसफर किए, क्या इनकम ट्रांसफर किए, तो कोई और भी हो सकता है। मैंने इनकम ट्रांसफर किए लेकिन एसेट्स नहीं ट्रांसफर किए। एग्रीमेंट ऑफ ये जो ट्रांसफर है, मुंह में बोल देंगे भाई अब मेरा इनकम आपसे तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब रिटिन एग्रीमेंट होगा ना, डॉक्यूमेंट होगा कि हम इतना इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो ट्रांसफर किए इसमें आई एम द ट्रांसफरर, उस तो इनकम मेरा इनकम में ही ऐड किया जाएगा, यानी कि जिनके नाम पे ट्रांसफर की उनका इनकम में होगा। क्लियर है? यस। तो इंक्लूड कर लेंगे मेरा टोटल इनकम के साथ। It is immaterial whether such transfer is revocable or affected before or after commencement of the act। ठीक है, कब से ट्रांसफर डीड हुआ था, वो एक्ट से पहले भी हो सकता है, एक्ट के बाद भी हो सकता है, ठीक है ना। या
वो बाद में रिवोकेबल होगा या नहीं, मतलब रिवोकेबल मतलब जो ट्रांसफर किए थे बाद में हम वापस ले लिए कि भाई नहीं, तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कुछ कंडीशन पे किए थे, वो कंडीशन तुम फुलफिल नहीं किया तो इनकम मेरा फिर आप हो जाएगा, तुम्हारा और कोई राइट नहीं रहेगा उस इनकम पे। इस तरह क्या रिवोकेबल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वो इनकम मेरे में चार्ज होगा, ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा, क्लब किया जाएगा। और इसमें 3 पॉइंट, एसएससी इज द ओनर ऑफ द एसेट्स, मेरा ओनरशिप रहेगा एसेट्स पे, और उनको तो सिर्फ इनकम ट्रांसफर किए थे। एसएससी हैज नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, एक ही बात है, फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है ना। और थर्ड, ट्रांसफर इनकम में भी रिवोकेबल, रिवोकेबल के लिए दूसरा सेक्शन आ जाता है, और इरिकवरेबल, इरिकवेबल फॉर स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। तो चाहे रिवोकेबल हो या ना हो, ये हो गया आपका सेक्शन 60 इन ट्रांसफर ऑफ इनकम। इसको भी एक बार ऐसे देख लेना। नेक्स्ट, रिवोकेबल ट्रांसफर, इसको देख सकते हो, नहीं भी देखोगे चलेगा। रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस आ जाते हैं आप, स्पाउस का इनकम। स्पाउस का इनकम मैंने क्या क्या इनकम मेरा इनकम में मतलब क्लब किया जाएगा। तो स्पाउस का बहुत सारे इनकम इसमें है, तो इसमें पहले बताया रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस, मैंने सब डिस्कस किए थे। रेम्युनरेशन मतलब सैलरी एक्सेट्रा, सैलरी जो मिल रहा है, इसमें इंक्लूड होगा मेरा इनकम में या नहीं, ये बताता है 64(1) सबसेक्शन 2, ठीक है, 60 सेक्शन 64(1) क्लॉज 2, ठीक है। सेकंड, रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। तो मेरा वाइफ का रेम्युनरेशन मेरा इनकम में तभी ऐड करेंगे, कुछ कंडीशन है फुलफिल होना चाहिए। क्या कंडीशन है? ये जो रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन, फीस एक्सेट्रा मिल रहा है किसको? स्पाउस को। स्पाउस मतलब पता है ना, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। तो ये जो स्पाउस के नाम पे स्पाउस को रेम्युनरेशन मिल रहा है, वो तो अपना मेहनत से कमा रहे हैं, अपना इंटेलेक्ट से कमा रहे हैं ना, अपना स्पेशल कुछ प्रोफेशनल स्किल है उससे कमा रहे हैं, वो कभी क्लब नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखे देखो, रेम्युनरेशन, सैलरी एक्सेट्रा whether in cash or in kind arises directly indirectly to spouse of the individual, ठीक है। Second, it arises from a concern in which such individual is substantial interest। तो दो कंडीशन फुलफिल होगा तभी, मतलब जहां सर्विस करते हैं, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करते हैं, वहां से कैश हो, काइंड हो, जो भी सैलरी मिल रहा है, सेम 3 में सैलरी चैप्टर कितना परक्विजिट्स मिलता था, अलाउंसेस मिलता था, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा, वो सब मिला के जो भी रेम्युनरेशन मिला, वो इनकम मिला, कैश या काइंड उनको मिला। लेकिन तो सर तो अपना स्किल से ही कमा रहे हैं ना, हाँ हो सकता है, लेकिन सेकेंड कंडीशन भी देखना है, और उस कंसर्न में जहां सर्विस कर रही है ना, उसमें मेरा मतलब मेरा स्पाउस वहां सर्विस करते हैं, मेरा उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। बताए थे मैंने, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या बोलते 20% और ज्यादा वोटिंग राइट, मतलब ओनरशिप मेरे पास है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस एंटिटी में जहां से सैलरी मिल रहा है, अपना वाइफ को सर्विस करती है, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो इस केस में ही वो क्लब होगा मेरा इनकम, उससे जहां जितना इनकम वो मेरा इनकम में क्लब हो जाएगा, राइट। अब बोल रहे क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, कहां अप्लाई नहीं होगा? ये जो वाइफ का सैलरी रेम्युनरेशन एक मेरा इनकम में कब क्लब नहीं करेंगे ना, इसमें कंडीशन दी एक, इफ रेम्युनरेशन अराइजेस सोनली ऑन द एप्लीकेबल ऑफ हीज और हर टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, रेम्युनरेशन जो मिल रहा है नॉट इंक्लूडेड। मैंने बताया थे कि किसी का अगर सर्विस से कुछ सैलरी से मिलता है ना, तो अपना स्किल से, अपना इंटेलेक्चुअल ऐसे, ठीक है, और आपका प्रोफेशनल नॉलेज सबसे कम मेहनत करके ही ना मान लो कमा रहे हैं, तो वो इनकम मेरे में क्लब नहीं होगा, वो रेम्युनरेशन क्लब नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा अदरवाइज वो क्लब तो करेंगे, ऊपर का कंडीशन देख के, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ क्लबिंग व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब जब, अब यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, मैंने ये सब डिस्कस किए थे फिर भी, व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% ज्यादा वोटिंग राइट है, मतलब शेयर खरीद करके रखे या ओनरशिप है, ठीक है, और मेरा वाइफ के पास भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसके पास भी ओनरशिप है 20% से ज्यादा। तो इस केस में क्या होगा? अब इसमें देखेंगे, इसमें वाइफ का इनकम मेरे में क्लब होगा या मेरा इनकम वाइफ में क्लब होगा? प्रॉब्लम है ना, दोनों ही उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस भी करते हैं, मान लो दोनों ही सर्विस करते हैं,
अगर दोनों नहीं करते, अगर हम नहीं करते लेकिन मेरा वाइफ करती है, ठीक है ना, तो इस केस में मेरा वाइफ का इनकम मेरे में क्लब हो जाएगा, ठीक है, या मेरा इनकम वाइफ में क्लब होगा। तो इसमें सर्विस तो मेरा वाइफ करती है, हम तो नहीं करते, तो हमको सैलरी नहीं मिलता है, तो इस केस में मेरे में क्लब हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यहाँ तो ये पॉइंट है ना, बहुत दोनों के पास है और दोनों ही सर्विस करते हैं यहाँ, दोनों ही सर्विस करते हैं यहाँ, तो इस केस में देखेंगे इस कंपनी से या इस ऑर्गेनाइजेशन में दोनों को जो सैलरी मिला उसको छोड़ दो, मेरा अदर इनकम कितना है, कुछ बैंक इंटरेस्ट है, कुछ कैपिटल गेन है, कुछ बिजनेस भी हम चला रहे हैं उससे इनकम, और कुछ इनकम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी इस तरह इनकम अर्न करते। तो अदर इनकम अदर देन द सैलरी फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन कितना, सबका देख लो, मतलब हस्बैंड का भी वाइफ का भी देख लो। अभी हस्बैंड और वाइफ में से जिनका इनकम ज्यादा आया उसमें क्लब होगा किसका, अगर मेरा इनकम ज्यादा आया तो मेरा वाइफ का इनकम उस कंपनी से जो अर्न करे जहां मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो मेरे में क्लब हो जाएगा। या मेरा वाइफ का इनकम ज्यादा है इस सैलरी छोड़ के मेरे से, तो इस केस में हमको जो सैलरी मिल रहा था इस कंपनी से, इस ऑर्गेनाइजेशन से, वो मेरा वाइफ का इनकम में क्लब हो जाएगा, ओनली सैलरी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बाकी इनकम नहीं, ठीक है, ये मेरा इनकम में या उनका इनकम में क्लब हो जाएगा। क्लियर है? यस। हाउ मच सैलरी टू बी इंक्लूडेड, यहाँ फिर क्वेश्चन रह जाए कितना सैलरी इंक्लूड किया जाएगा। नॉट द ग्रॉस बट चार्जेबल अंडर द सैलरी शैल बी इंक्लूडेड द टोटल इनकम इंडिविजुअल, मतलब सैलरी इनकम टैक्सेबल जैसे कैलकुलेशन करते थे ना, वो डिडक्शन एक्सेट्रा सब करके वो अमाउंट मेरे लिए क्लब हो जाएगा या मेरा वाइफ में क्लब हो जाएगा, राइट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या बोले थे, 20% और ज्यादा वोटिंग पावर होना चाहिए कंपनी केस में, और अगर उससे लेस हो गया तो नहीं, ठीक है, और कंपनी नहीं है तो इसके में 20% और ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट हमको मिलना चाहिए, अगर पार्टनरशिप है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, वोटिंग राइट थोड़ी होता है, या अदर, तो उस केस में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यस, तो हो गया आपका रिलेटिव, सब उतना नहीं देखो, इतना लिखोगे चलेगा। ये हो गया आपका सैलरी इनकम कैसे क्लब होगा, राइट। अब आ जाते हैं सैलरी छोड़ के, यही है नेक्स्ट पॉइंट, इसी का ही वाइफ के लिए स्पाउस का कंडीशन, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, मतलब मैंने कुछ एसेट्स से एसेट्स ट्रांसफर नहीं किए, अच्छा एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, सॉरी, मैंने ट्रांसफर किए एसेट्स किसके नाम पे, वाइफ के नाम पे। अब वो जो एसेट्स ट्रांसफर किए उस एसेट से वाइफ कुछ अर्न कर रही है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, एक एनिवर्सरी डेट है, वाइफ को बोले ठीक है तुमको एक दिन देखो ना हम गिफ्ट देंगे, बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे, इतना साल हो गया गिफ्ट ही नहीं दिए, बोले आप तो गिफ्ट देंगे देंगे करते करते 20 साल बिता दिए, एक भी कुछ गिफ्ट नहीं किए, आपको तो कुछ ये सब नहीं आता, सिर्फ पढ़ाते हो और कुछ किसी को देखना नहीं है, पर्सनल लाइफ बोल के तो आप कुछ समझते ही नहीं। हाँ ठीक है, इतना दिन से बेचारी ये कर रही है, चलो इस बार कुछ गिफ्ट कर देते हैं। एक मेरा प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, विलेज में है, ठीक है, ऐसे अच्छा प्रॉपर्टी है, तो सोचे वहां तो कोई नहीं रहता है, वाइफ के नाम पे वो प्रॉपर्टी अभी गिफ्ट कर देते, एक एनिवर्सरी में गिफ्ट कर दिए। फिर वाइफ को बोले एक काम करो ना, उसको भाड़ा पे दे दो, वहां से इनकम होगा, और जो भाड़ाटिया रहेगा उससे भी घर सफाई सब सफाई रहेगा, ऐसे वैकेंट क्यों पड़ा रहेगा, उससे अच्छा ठीक है। वो बोली हाँ अच्छा है, तो भाड़ा पे दे दी, सैलरी इनकम अर्न कर रहे, मैंने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, लेकिन वहां से जो इनकम हो रहा है ना वो मेरा इनकम में क्लब हो जाएगा, ये हो गया ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ठीक है, और उस एसेट से कुछ इनकम अर्न होगा तो क्लब होगा। कंडीशन, कंडीशन क्या दिए, ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट्स एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, सर हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के देखना है, हाउस प्रॉपर्टी में भी ऐसा है, लेकिन यहाँ अभी फिलहाल एक सेकंड, कुछ अदर एसेट्स ट्रांसफर करे तो द एसेट्स ट्रांसफर डायरेक्टली विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट एनी एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ऐसा कंडीशन नहीं है कि लिव अपार्ट अलग रहने के लिए एग्रीमेंट है, ठीक है ना, मतलब सेपरेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मैरिज रिलेशन कंटिन्यू होना चाहिए, तभी वो क्लबिंग का बात है, ठीक है। थर्ड, द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स मे बी हेल्ड बाय द ट्रांसफर स्पाउस, मतलब मैंने ट्रांसफर किए, मेरे वाइफ उसको एज सेम फॉर्म में रख सकता है या उसको अदर फॉर्म में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, मैंने एग्जांपल के लिए मैंने मान लो 2 लाख रुपया कैश गिफ्ट कर दिए मेरे वाइफ के नाम पे, और मेरा वाइफ क्या किए, जो कैश गिफ्ट किए इसको एक कंपनी का डिबेंचर खरीद लिए, तो कन्वर्ट हो गया ना, ट्रांसफॉर्म हो गया अदर फॉर्म में। मैंने तो कैश गिफ्ट किए थे, उस कैश से तो कभी इनकम अराइज होगा नहीं जब तक उसको कहीं पे प्लान करके इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो वहां से इनकम ही नहीं होगा, तो ये 2 लाख क्लब नहीं होगा, 2 लाख तो गिफ्ट है,
मैंने गिफ्ट किए रिलेटिव को, है ना। तो लेकिन उसको जो डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिए, उस डिबेंचर से अब इंटरेस्ट मिलेगा किसको, बोलो, वाइफ को मिलेगा। वो जो इनकम वो मेरे में क्लब्ड हो जाएगा, समझ में आया ना। और हम उल्टा भी हो सकता है, मेरा वाइफ में हमको कुछ कैश गिफ्ट किए और मैंने उस कैश से कुछ शेयर खरीद लिए, शेयर से डिविडेंड मिला, तो मेरा वाइफ का इनकम में क्लब्ड हो जाएगा, राइट। तो सेम फॉर्म में रहे या अदर फॉर्म में, तो इस केस में एक क्लबिंग का ये प्रोविजन है। बोलो क्लियर है? यस सर। तो एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो एसेट ट्रांसफर का क्लबिंग हो जाएगा। अब यहां भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। कब होगा? नहीं। इफ ऑन द डेट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, डेट ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर इज नॉट द स्पाउस। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, शादी का बात चल रहा है तो अभी फाइनल मतलब शादी का डेट फिक्स नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते, आशीर्वादी करने जाते। मतलब वो जो आपका रिचुअल्स होता है ना, आशीर्वादी, तो उसमें हम लोग गिफ्ट गिफ्ट भी करते। तो वाइफ के नाम पे कुछ गिफ्ट कर दिए, लेकिन वो अभी तक वाइफ नहीं है, उसमें क्या फियंसी है, ठीक है। जब तक वो एंगेजमेंट जब होता है ना, जब तक वो आशीर्वादी मतलब एंगेजमेंट, वो आपका वाइफ नहीं हुआ लीगली, तो वहाँ कुछ गिफ्ट किए थे और वो पैसा वो इन्वेस्ट कर दिए थे, बाद में वहाँ से इंटरेस्ट आते जा रहे हैं। तो उस टाइम तो वाइफ और हस्बैंड रिलेशन ही नहीं आया था, तो इस एक क्लबिंग में नहीं आएगा। मतलब शादी होने के बाद रिलेशन, मैरिज रिलेशन कंटिन्यू होने के बाद, स्पाउस कंटिन्यू होने के बाद, इसके बाद कुछ ट्रांसफर करोगे तभी वो क्लब किया जाएगा, वो इनकम क्लब किया जाएगा, अदरवाइज इनकम क्लब नहीं किया जाएगा। क्लियर? यस सर। और इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय द स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी, मतलब क्या हो रहा है, ये एक अच्छा पॉइंट है। हम ना हर महीना वाइफ को देखे घर में काम करती है, चलो इसको कुछ हाथ खर्चा के लिए कुछ पे कर देते हैं, हर महीना 2000, कभी 1000, कभी 3000, कभी 5000, जो भी खर्चा के हिसाब से मांगती है वो दे देते। और वो क्या करती है, खर्चा उतना नहीं करके कुछ सेविंग करते करते, उसको पिन मनी बोलते, सेविंग करते करते अच्छा पैसा एक सेविंग कर लिए थे, तो उस पैसा से कुछ वो फिर कहीं पे कुछ एसेट्स खरीदे, कुछ वहां से इनकम कर रहे हैं, वो इनकम लेकिन क्लब नहीं होगा। वो पिन मनी से कुछ भी अर्न हो रहे हैं, तो वो इनकम मेरा इनकम में क्लब नहीं होगा। क्लियर है? बोलो। तो ये था कंडीशन, अदरवाइज क्लब करोगे, राइट। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर इतना लिख लोगे, क्योंकि ज्यादा 5 मार्क्स में पूछेगा यहां, फिर भी इनकम फ्रॉम accretion of property transfer from accumulated income of such property। मतलब ये भी नहीं, देखो मतलब क्या बोले, मैंने कुछ ट्रांसफर किए वाइफ के नाम पे एसेट्स, वहां से इनकम होते जा रहे हैं, वो इनकम भी वो जमा करते गए, और उस इनकम से फिर क्या किया उन्होंने, उसको फिर उसको एक्यूमुलेटेड इनकम से फिर इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी, उसको फिर कहीं पे करते गए, एक्यूमुलेटेड इनकम सच ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको भी ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी में, वो जो इनकम से कुछ फिर खरीद लिए होंगे। ये जो इनकम, ये जो एक्यूमुलेटेड इनकम से ट्रांसफर किए एग्जाम, उसको भी क्लब नहीं किया जाएगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। क्या, एक बार फिर समझो। यहाँ एग्जाम्पल है, डिबेंचर 2 लाख यील्डिंग इनकम 20,000 पर एनम ट्रांसफर टू बाय मिस्टर जी टू मिसेस जी। तो मिस्टर जी अपना वाइफ के नाम पे एक डिबेंचर खरीद करके ट्रांसफर कर दिए, वहां से 20,000 करके इनकम होता है, तो 20,000 इनकम तो मेरा इनकम में क्लब करेंगे, ठीक है ना। सच इनकम 20,000 should be included in the total income, मिस्टर जी, ये क्लब हो जाएगा। इफ मिसेस जी इन्वेस्ट एनुअल इनकम इन डिबेंचर इंटरेस्ट, जो फिक्स 20,000 करके मिल रहा था ना, वो 5 साल मिला, 20,000 में 1 लाख हो गया, तो 1 लाख फिक्स डिपॉजिट कर दिए बैंक में। अब बैंक से इंटरेस्ट मिल रहे, वो इंटरेस्ट टोटल इनकम मिसेस जी में आएगा, ये मेरे में क्लब नहीं होगा। बोलो क्लियर है? अब ये था क्लबिंग के लिए रूल्स, इतना लिख लोगे चलेगा। When transfer of assets invested by transfer in the business, अच्छा इसको बिजनेस में ट्रांसफर करने से तो यहाँ कुछ प्रोपोर्शनली क्लब होगा। मतलब मान लो बिजनेस में तो वाइफ बिजनेस कर रही है, मान लो मैंने 5 लाख रुपया दिए और वाइफ बोले ठीक है हम बिजनेस करेंगे, मेरा भी है 5 लाख रुपया, आपका ही 5 लाख लेके 10 लाख लेके बिजनेस में लगा दिए कैपिटल। अब बिजनेस किए, 1 साल बाद बिजनेस से प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कितना है, मान लो प्रॉफिट आया इसमें, लेकिन पार्टनरशिप नहीं है, वो उनका ही बिजनेस है, हम कुछ कैपिटल उनको गिफ्ट किए थे ना, ट्रांसफर किए थे, तो ये जो कैपिटल पैसा दिए थे 5 लाख, मेरा वाइफ का भी 5 लाख तो लगाया था ना, तो 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किए। अब 1 साल बाद उस बिजनेस से प्रॉफिट आया कितना,
से 2 लाख रुपया प्रॉफिट आया। ये जो 2 लाख रुपया प्रॉफिट, तो प्रोपोर्शनली देखेंगे 2 लाख जहां टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था 10 लाख, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था 5 लाख, ठीक है ना, तो इंटू 5 लाख तो आधा हो जाएगा ना, 50-50, तो आधा इनकम मेरे में क्लब होगा, बाकी नहीं होगा। अगर मेरा 5 लाख था और मेरा वाइफ का 15 लाख था तो टोटल 20 लाख, और 20 लाख से कमाया कितना 3 लाख, लेकिन उसमें मेरा कितना था बोलो तो, इनकम आया था 3 लाख बिजनेस इनकम, और 3 लाख मेरे में क्लब नहीं होगा। 3 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इनटू मेरा 5 लाख, ठीक है ना, इस प्रोपोर्शन से मेरा इनकम में क्लब किया जाएगा। बस इतना देख लो चलेगा। तो वाइफ के लिए एक रूल्स है, इस तरह क्लबिंग किया जाएगा। बोलो समझ में आया? अब हम लोग आ जाते हैं स्पाउस को हो गया। अब हम लोग देखेंगे सन्स वाइफ एक बार छोड़ते, क्लबिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, जो फर्स्ट क्वेश्चन यही था, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ पेरेंट, सेक्शन 64(1)(a। माइनर चाइल्ड का इनकम भी क्लब किया जाएगा, जब तक माइनर रहेगा तब तक क्लब करते जाएंगे। अब पेरेंट में तो मतलब वो चाइल्ड का फादर भी है मदर भी है, तो फादर का इनकम में क्लब करोगे या मदर का इनकम में क्लब करोगे या क्लब नहीं करोगे, इसका क्या रूल है, बस यहां से समझ में आ जाएगा। और ये हो गया, बस आपका समझ लेना, इसमें से थ्योरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आ जाते देखते, all the income which arises accrue to the minor child shall be included in total income of his or her parents subject to other provision mentioned below। ये प्रोविजन फुलफिल होगा नीचे, ये जो प्रोविजन, तो क्लब किया जाएगा, नहीं तो क्लब नहीं किया जाएगा। सबसे पहले ये ध्यान में रखना, वो माइनर चाइल्ड, चाहे वो मेरा लड़की हो लड़का हो, ये सब मैंने डिस्कस किए थे चैप्टर में जब प्रैक्टिकल कर रहे थे। वो चाइल्ड अगर अपने मेहनत से, अपना इंटेलेक्ट से, अपना कुछ मतलब वो स्किल से अर्न किए तो इनकम क्लब नहीं होगा, ना तो मदर का इनकम में ना फादर का इनकम में, मतलब पेरेंट्स का इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा। अगर कोई मेरा चिल्ड्रेन, मान लो मेरा लड़की वो किसी अच्छा आर्टिस्ट है, तो पेंटिंग ये सब करके ना अच्छा कमा लेती है, या वो डांसिंग अच्छा करती है तो डांस शो में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा अर्न कर लेते हैं, या एक्टिंग में है, एक्टिंग करके कमा लेती है, और या सिंगिंग में है, ये सब, या स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स से भी अच्छा कमा लेते हैं आजकल, ठीक है ना। तो एक्टिंग में है, मूवी में देखो एक्टिंग करते, ड्रामा में एक्टिंग करते, कमा लेते, ह्यूज अर्न कर लेते। वो उनका मेहनत से है, उनका इंटेलेक्शन है, उनका टैलेंट से है, तो ये इनकम किसी का इनकम में क्लब नहीं करोगे। क्लियर है? ओके। तो क्लब क्या होगा ना, क्लब होगा और कोई इनकम, तो यहां से डिस्कस करते हैं। अभी किसका इनकम में क्लब करोगे, फादर और मदर हुज हैंड्स ऑफ इनकम इज टैक्सेबल। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द पेरेंट, फादर और मदर जिनका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम ऑफ माइनर, ये जो माइनर चाइल्ड का इनकम है इसको छोड़ दो, तो क्लब तो बात उसको छोड़ के हम लोग का इनकम देखा जाएगा। मेरा इनकम और मेरा वाइफ का इनकम दोनों ही अच्छा अर्न करते, हम एज ए प्रोफेशनल टीचर कुछ अर्न करते, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वहां से सैलरी मिलते, वो भी अर्न करते। और हम लोग का चिल्ड्रेन वो डिफरेंट अपना एक्टिविटीज से, मतलब टैलेंट से बहुत जगह से अर्न करते, दोनों लड़का लड़की दोनों माइनर है अभी, तो फिर क्या वहां से जो अर्न कर रहे हैं ना, वो इनकम हम लोग का क्लब नहीं होगा। लेकिन कुछ अदर इनकम है उन लोगों के नाम पे, वो इनकम मेरे में क्लब होगा या मेरे वाइफ के नाम पे क्लब होगा, जिनका ये इनकम छोड़ के अदर इनकम, हम लोग का जो इनकम है वो जहां ग्रेटर है, जिसका ग्रेटर है, जिसका हाईएस्ट है, उसमें क्लब होगा। अगर अदर इनकम मेरा इस चिल्ड्रन का इनकम छोड़ के, ऑब्वियसली इसको तो क्लब करेंगे ना, इसको छोड़ के मान लो मेरा इनकम आया 10 लाख, मेरा वाइफ का 15 लाख आया, तो वाइफ का इनकम में क्लब किया जाएगा, और मेरा 15 लाख आया, वाइफ का 10 लाख आया, तो मेरे इनकम में क्लब किया जाएगा, राइट। इस तरह कैलकुलेशन करके देखोगे। नेक्स्ट, अब बोल रहे हैं लेकिन इफ द मैरिज ऑफ द पेरेंट्स, फादर मदर, टोटल इनकम एक क्लब होगा, हुज टोटल इनकम ग्रेटर, और इफ द मैरिज पेरेंट्स सब्सिस्ट, मतलब हम लोग का उनका मम्मी पापा अभी भी एक साथ रहते हैं, शादी के बाद अभी कंटिन्यू है, मतलब सेपरेशन केस आया है। However, marriage does not subsist in such case, इस केस में भी अगर बाई चांस सेपरेट हो गया तो फिर क्या होगा, इनकम shall be included in total income of the parent who maintains such minor child, जो मेंटेन करते such minor child उनका इनकम में क्लब किया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, और
जो मेंटेन कर रहे हैं उनका इनकम में क्लब होगा और उसी में कंटिन्यू होते जाएगा, कंटिन्यू इन द सक्सेडिंग ईयर्स अनलेस अदरवाइज कंसिडर्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। कभी असेसिंग ऑफिसर को लगे नहीं नहीं ये तो इनकम में नहीं होना चाहिए, तो इनका हस्बैंड के नाम नहीं, इसका वाइफ के नाम पे, वाइफ के अकाउंट में क्लब होना चाहिए, तो इस केस में देख चेंज होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूएशन चलते रहेगा। ओके, यस सर। अब क्लबिंग प्रोविजंस फॉर सेक्शन 64(1)(a) नॉट एप्लीकेबल। कहाँ है क्लबिंग नहीं करोगे, जो बताया वही है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अच्छा तो अगर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी मतलब फिजिकली चैलेंज्ड है तो इस केस में वो क्लब नहीं करोगे, क्योंकि सेक्शन 80U में तो डिसेबल एसएससी उसका इनकम में एग्जाम्पशन मिलता है ना, 80U में डिडक्शन मिलता है, तो यहाँ ये क्लब नहीं होगा। ठीक है, ये इनकम क्लब नहीं किया जाएगा। दूसरा, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी मैनुअल वर्क डन बाय हिम, ठीक है, हिम और हर। माइनर चाइल्ड का इनकम अगर वो मैनुअल वर्क से, मतलब बोलो थे ना टैलेंट एटसेट्रा से, उस आगे बोल रहे मैनुअल वर्क बोल दिए। थर्ड, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड account of any work involving application of skill, talent, specific knowledge, experience, तो ये भी क्लब नहीं किया जाएगा। तो सर कौन सा इनकम, मान लो दादाजी, दादाजी वो अपना पोता या पोती, ठीक है, उसके नाम पे बर्थडे में अच्छा गिफ्ट कर दिए, दादाजी गिफ्ट किए और वो गिफ्ट को कहीं पे इन्वेस्ट किया गया, तो जो पोता का पोती के नाम पे गिफ्ट है और उसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट या इनकम आ रहा है, वहां से इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इनकम अर्न हो रहे हैं ना, वो इनकम दादाजी में नहीं क्लब होगा, दादाजी में नहीं क्लब होगा, तो उनका पेरेंट्स मतलब उनका मम्मी या पापा का इनकम में क्लब किया जाएगा, और जिसका ज्यादा है उसमें क्लब करोगे, यही रूल से। एग्जाम्पशन अवेलेबल सेक्शन 1032, कहाँ कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा ना, where income of the minor child included in total income, पेरेंट्स का इनकम में ऐड करोगे तो पेरेंट को यहाँ से एग्जाम्पशन मिलेगा 1500 पर चाइल्ड, 1500 पर मंथ नहीं, टोटल। मतलब इस साल मेरा लड़की वो अभी माइनर है लेकिन उसका एक फिक्स्ड डिपॉजिट था, उसका दादाजी करके गए थे, उस फिक्स्ड डिपॉजिट से 2 लाख रुपया करके गए थे और 8% करके 16,000 रुपया हर साल इंटरेस्ट मिलता है, तो इस साल भी 16,000 इंटरेस्ट मिला और मेरा इनकम जाता था, मेरे में क्लब हो गया 16,000, लेकिन ये 16,000 से 1,500 रुपया माइनस कर देंगे, माइनस करके बाकी टैक्सेबल होगा मेरा इनकम में। ठीक है, पर चाइल्ड 1500 माइनस करोगे बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन ये न्यू रिजिम में ये डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाता है, पुराना रिजिम में अलाउ किया जाएगा 1500 पर चाइल्ड। अगर दोनों मेरा लड़का लड़की दोनों माइनर है, दोनों का ही कुछ इनकम मेरे में क्लब हुआ, तो दोनों में 1500 करके 3,000 का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ओल्ड रिजिम में, लेकिन न्यू में नहीं मिलेगा। या एक मेरे में क्लब हो रहा है, एक मेरा वाइफ के नाम पे क्लब हो रहा है, हो सकता है। तो जो मेरे में क्लब हो रहा है सर कैसे हो सकता है, मतलब कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट किए थे वाइफ अपना माइनर चिल्ड्रन के नाम पे, तो माइनर चिल्ड्रन में क्लब हो जाएगा। ठीक है ना, उसके में देखना नहीं हाईएस्ट किसका है, तो इस केस में तो उनके अकाउंट में भी क्लब हो रहे हैं, उनको भी डिडक्शन मिलेगा 1500, और मेरे अकाउंट में क्लब हो रहे हैं तो पर चाइल्ड मेरे में भी डिडक्शन मिलेगा 1500। ओके, यस सर। अब ये नहीं देखना है, क्लबिंग ऑफ लॉसेस ये सब नहीं देखना है, बस हो गया माइनर चाइल्ड का, इतना आप लोग देख लोगे तो हो जाएगा आपका क्लबिंग चैप्टर। ठीक है ना, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अब आ जाते हैं नेक्स्ट एकदम लास्ट में जाओ, एकदम लास्ट में। अच्छा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है ना, यहाँ प्रैक्टिकली देगा, लेकिन साथ में मान लो 10 नंबर से क्वेश्चन आएगा सेट ऑफ से, क्लबिंग से एक्सपेक्टेशन है 5 मार्क्स। ठीक है, और 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल दे दिए या थ्योरी कुछ भी दे दिया, लेकिन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से एक्सपेक्टेशन है 10 मार्क्स, और जो 10 मार्क्स है इसमें आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे सकता है, या 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल दे दिए, 5 मार्क्स का एक थ्योरी दिए। यहाँ मैंने कुछ थ्योरी दिए नहीं, लेकिन थ्योरी में कुछ नहीं, सेट ऑफ का जो रूल्स है ना, सेट ऑफ का जो रूल्स है वो याद रखोगे, और एक्सेप्शन कौन सा इनकम सेट ऑफ नहीं कर सकते, कौन सा इनकम ओनली सेम हेड से सेट ऑफ कर सकते। रूल्स मतलब इंट्रा हेड, सेम हेड और इंटर हेड, अदर हेड्स है ना, ये सब जो रूल्स था वो। और फिर कुछ कौन सा इनकम एक्सेप्शन, कौन सा इनकम सेम हेड से सेटअप नहीं हो सकता है, कौन सा इनकम अदर हेड्स में सेटअप नहीं होगा, सेटअप कौन सा इनकम एकदम सेटअप ही नहीं होगा, कितना इनकम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये जो रूल्स था ना बेसिक्स,
हम लोग बेसिक क्लास में देख लोगे, वो हम रूल से ही समझाते, वो देख लोगे हो जाएगा, उतना देख लोगे हो जाएगा। ये सबसे थ्योरी देगा तो उसी रिलेटेड जो रूल्स है उसी बेस पे क्वेश्चन देगा, तो आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ भी प्रैक्टिकल मिलने का चांस है 5 से लेके 10 तक। 10 तक हमको लग रहा है दे सकता है इसमें, 10 नंबर का। 10 नंबर में मान लो बोल दिए बहुत सारे, ATC, ATD, ATG, इस तरह 2-3 डिडक्शन एक साथ। बोलो क्या क्या डिडक्शन मिलेगा बताओ, क्वेश्चन 1 जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह दे सकता है, या आपको 2 क्वेश्चन दे दिए ऐसे, एक ATG से दे दिए, एक ATC से दे दिए, या ATGG से दे दिए, है ना। तो इस तरह भी दे सकता है। और इसमें भी थ्योरी अगर देगा तो सिर्फ बोल देगा कि ये डिडक्शन ATC का क्यों अलाउ किया जाता है, क्या प्रोविजन है, ATG का क्यों अलाउ डिडक्शन दिया जाता है, क्या प्रोविजन है। और एक चीज, ये सब ओल्ड रिजिम में ही दिया जाता है, न्यू रिजिम में नहीं दिया जाता है। तो इस सब में जहां प्रैक्टिकल है ना, वहां तो रूल्स के हिसाब से आप करते हो, है ना, प्रोविजन के हिसाब से, वही रूल्स आपसे पूछ सकता है। इसीलिए हम थ्योरी अलग से नहीं दिए। जहां से थ्योरी मेनली देता है, जो हम लोग चैप्टर कवर नहीं किए प्रैक्टिकल में, उसी को ही हम लोग इसमें लिखे। तो ये हो गया चैप्टर। नेक्स्ट, टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ से तो प्रैक्टिकल ही मिलेगा, यहाँ से प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक है। आ जाओ आगे, प्रैक्टिकल श्योर मिलेगा। और कितना मार्क्स का मिलेगा, बोलो कितना मार्क्स का मिलेगा, 15 मार्क्स। और एक चीज इस पॉइंट को ध्यान दोगे, एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BSE। हाउस प्रॉपर्टी में सैलरी में कोई का डिडक्शन मिलता था, वो यहाँ अलाउ नहीं होता है, वो इसमें बता दिए। ये सिर्फ याद रखना, क्योंकि कभी बाई चांस न्यू रिजिम में दे दिए, हम लोग इंडिविजुअल का लास्ट 2 क्वेश्चन देखोगे हम सॉल्व करके दिए थे न्यू रिजिम के हिसाब से रिवीजन में, ठीक है, वो देख लेना। बाई चांस दे दिए सेक्शन 115 BSE अप्लाई करो, तो फिर आप भूल से भी ओल्ड रिजिम नहीं करोगे। तो इसमें सैलरी में HRA का डिडक्शन मिलता था ना 1039 और 1014 स्पेशल अलाउंस, मतलब चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है ना, वो सारा अलाउंस नहीं मिलेगा। 16 सेकेंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो इंटरनल अलाउंस का डिडक्शन। 16 थर्ड प्रोफेशनल टैक्स पेड नहीं मिलता है, ठीक है, न्यू रिजिम में अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन ओल्ड में मिलेगा। हाँ, 16 फास्ट A स्टैंडर्ड डिडक्शन वो मिलता है न्यू रिजिम में, राइट। हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन मिलता था ना 24B, न्यू रिजिम में सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में डिडक्शन 24B मिलेगा ही नहीं। तो पहले ओल्ड रिजिम के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी जब किए थे 3rd सेमेस्टर, याद करो, उसमें NIV नील लिखते थे, लेस इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्चुअल इंटरेस्ट मैक्सिमम लिमिट 2 लाख जो लोएस्ट डिडक्शन मिलता था। न्यू रिजिम में और डिडक्शन इंटरेस्ट लोन का मिलेगा ही नहीं। मतलब न्यू रिजिम में सेल्फ ऑक्युपाइड में नेगेटिव इनकम लॉस हो ही नहीं सकता है, जीरो इनकम हो सकता है, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता सेल्फ ऑक्युपाइड। तो इसमें अगर लॉस दे रहे हैं, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस दे रहे हैं, तो ओल्ड रिजिम में है, न्यू रिजिम में लॉस अलाउ ही नहीं होगा, तो एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉस नहीं होगा तो लॉस जीरो मान लोगे, ठीक है, जीरो मान के करना होगा, राइट, यस। और बिजनेस इनकम है तो एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता था फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, है ना, और प्लांट में, और साइंटिफिक रिसर्च में मिलता था ना डिडक्शन। ये सब न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि इसमें साइंटिफिक रिसर्च में इतना लगाए थे, इतना पैसा इन्वेस्ट किए थे, या कोई कलकत्ता यूनिवर्सिटी और साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेट किए थे, 100% अलाउ होता था, लेकिन न्यू रिजिम में अलाउ नहीं होगा, यस। और क्लबिंग ऑफ इनकम में माइनर चाइल्ड का जो 1500 अलाउ होता है ना, अभी किए, वो अलाउ नहीं होगा। और ATC से ATU डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक डिडक्शन मिलता है CCD2, जो एक्चुअली हम लोग कभी एक भी प्रैक्टिकल में अभी तक नहीं आया। ये कुछ नहीं, NPS नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में, वो ATDD ATCCD में अलाउ होता है, ठीक है। अगर बाई चांस वो दे दिए पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन नेशनल पेंशन स्कीम, तो ATCCD सिर्फ ये अलाउ होगा, और अब बाकी कोई डिडक्शन CCC आपका G ATD DD DDB U तक कुछ अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट। ये न्यू रिजिम में अलाउ नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। अगर इससे क्वेश्चन भी बाई चांस पूछ ले तो न्यू रिजिम में क्या डिडक्शन ATC से U मिलेगा या नहीं, तो आपको बताना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म, यहाँ से भी प्रैक्टिकल मिलेगा, यहाँ से भी प्रैक्टिकल मिलेगा। थ्योरी वही जो प्रैक्टिकल में रूल्स है ना, क्या चीज का थ्योरी दे सकता है,
पार्टनर्स रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन का जो प्रोविजन है ना रूल, बुक प्रॉफिट अगर लॉस में रन कर रहे हैं, बुक प्रॉफिट नहीं है लॉस आया, तो 1,50,000 दिया जाएगा मैक्सिमम, अलाउ किया जाएगा। और अगर बुक प्रॉफिट आया 3 लाख से ज्यादा बुक प्रॉफिट आया तो अप टू 3 लाख 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, और 1,50,000 जो हाईएस्ट, और 3 लाख से जितना एक्स्ट्रा उस पर 60% टोटल लिमिट आ जाएगा। वो प्रोविजन आपको ये करना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी प्रोविजन, अगर इंटरेस्ट डीड में है तो भी अलाउ किया जाएगा। और कितना परसेंट तक, डीड में कितना भी रहे 12% से ज्यादा अलाउ नहीं होगा। और 12 से कम है डीड में तो उतना ही अलाउ करेंगे जो एक्चुअल था उतना ही, लेकिन 12 से ज्यादा है 12% अलाउ करेंगे। वो सिर्फ थ्योरी पोर्शन में आ सकता है, मतलब जो प्रैक्टिकल रिलेटेड। ये हो गया आपका असेसमेंट ऑफ फर्म। नेक्स्ट बढ़ते अब जो चैप्टर आएगा उसमें एडवांस टैक्स, चैप्टर एडवांस टैक्स। यहां से थ्योरी क्या मिल सकता है? एडवांस टैक्स में जो थ्योरी मिल सकता है वो कुछ नहीं, थ्योरी चांस कम है फिर भी, क्योंकि एडवांस टैक्स से भी आपको क्वेश्चन 10 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, राइट। एडवांस टैक्स से भी 10 या 5 दे सकता है। तो कैसे? 10 में देंगे तो आपको एडवांस टैक्स में पहले बोल देंगे इतना इनकम है, जैसे क्वेश्चन 1 है, और सारा इनकम फिर डिडक्शन लेस करके फाइंड करोगे टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। और वो 10,000 या ज्यादा हो गया तो उसके लिए फिर 4 इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन, इतना कुछ दे दिए तो 10 मार्क्स में देगा। और अगर क्वेश्चन 2 जैसा दिए जो सॉल्व किए थे हम लोग, तो हो सकता है आपको 5 मार्क्स में दे दे। तो हम मिनिमम लेके चल रहे हैं एक बार, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10। और यह थ्योरी भी देगा तो एडवांस टैक्स का रूल क्या है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कितना परसेंट टैक्स पे किया जाता है, वो जो रूल्स है ना, बस वही आपको बताना होगा इसमें। क्लियर है? और फिर सीनियर सिटीजन हो गया तो इसके लिए कुछ रिलीफ है। अगर उनका इनकम में बिजनेस इनकम है तो उनको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देना होगा, अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो उनको रिलीफ दिया जाएगा, एडवांस टैक्स नहीं देना होगा, राइट। ओके, आ जाओ आगे। तो ये थ्योरी पोर्शन देख लोगे। अब इंटरेस्ट, यहां से भी थ्योरी चांस कम है, फिर भी इस सब में कभी कभी ए बी करके कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल देता है, बट प्रैक्टिकल जनरली देता है। ऑप्शन में हो सकता है थ्योरी दे दिए तो प्रैक्टिकल अटेंड करोगे, बट थ्योरी देने से वही आपको बता, जो रूल सीखे थे ना 234 A B C, तो तीनों का रूल सीख लेना। ओके, वो सीख लेना, वो कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट, अब थ्योरी चैप्टर्स एक साथ मैंने किए, टीडीएस और आपका असेसमेंट प्रोसीड्योर और आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। असेसमेंट प्रोसीड्योर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न से थ्योरी जरूर मिलेगा, टीडीएस से भी थ्योरी मिलेगा, ठीक है, टीडीएस से भी थ्योरी मिलेगा। अब आ जाते ऑब्जेक्टिव ऑफ टीडीएस, ठीक है। यहाँ अपना मैट में उतना अच्छा आंसर नहीं है, लेकिन आप 2-3 पॉइंट लिखोगे, ये दो मतलब 5 मार्क्स में भी नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीडीएस एक तो हो गया अर्ली रिकवरी ऑफ टैक्स, पहले ही मिल गया है ना, असेसमेंट ईयर में फाइल करके टैक्स मिलता, जहाँ तो वो तो प्रीवियस ईयर में जिस टाइम अर्न किए जहां से, उनसे ही तो टैक्स काट लिए ना, एक हो गया। दूसरा होता है उनका कुछ टैक्स एवेशन को रुक सकते हैं, मतलब अगर टैक्स हमसे काट लिए, हमको तो फाइलिंग में वो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो मेरा स्क्रूटिनी से पता चल जाएगा, ठीक है ना। वो लोगों ने असेस करते, ठीक है, वो लोग जब असेस करते, इनकम टैक्स अथॉरिटी मेरा इनकम को असेस करेंगे, मेरा इनकम बताएंगे, फाइल करेंगे ना, उसके बाद वो लोग असेस करेगा, इसके बाद हमको हम टैक्स भरेंगे, तो असेसिंग में पता चल जाएगा मेरा। तो इसीलिए इसमें टैक्स एवेशन को रोकने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और एक है इसमें प्रॉपर वैसे टैक्स प्लानिंग और ये सब किया जाता है, तो ये सब लिख लोगे। सेकंड पॉइंट, प्रोविजन ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी इनकम। अब सैलरी इनकम में टीडीएस का क्या प्रोविजन है? अब हम एक बार फिर स्टार्टिंग में आते, टीडीएस चैप्टर, ठीक है, चैप्टर टीडीएस, बहुत सारे चैप्टर हम कवर कर दिए और टीडीएस चैप्टर में आते। टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी, गया कहाँ? टीडीएस से ना हम एक भी प्रैक्टिकल नहीं दिए, क्योंकि प्रैक्टिकल आया नहीं। एक बार आया था, वो क्या आया था हम बताए थे, आप लोग क्या आया था बता देंगे अभी एक बार फिर। ये फार्म का है, फार्म के बाद
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, चैप्टर 6 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में लिखे थे क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स, इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ टैक्स, और एक चीज टैक्स एवेशन को रोकना, ठीक है ना, कम करना, ये पॉइंट लिख देना। इसके बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख लोगे। क्विकर रिलेशन इमीडिएट पे हो जाता है, जिस टाइम वो अर्न करते हैं उसी टाइम टैक्स काट के तो दे दिया जाता है गवर्नमेंट को ना, तो इसीलिए क्विकर रिलेशन। इफेक्टिव रियलाइजेशन मतलब वो इफेक्टिवली एकदम उसी टाइम में हो रहा है। और थर्ड, इसमें गवर्नमेंट उनको उसको ट्रेस कर सकते हैं, अगर फाइलिंग में उसको गड़बड़ किए ना वो तो फिर पकड़ लेगा, और टैक्स चोरी इसमें रुक सकता है, ठीक है ना। यस, ये पॉइंट लिख लोगे। और प्रोविजन ऑफ टीडीएस सैलरी, बस ये देखना, प्रोविजन ऑफ टीडीएस सैलरी क्या दिया इसमें सैलरी के लिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, एनी पर्सन responsible for paying any income chargeable under the head salaries, that is employer is required to deduct tax at source। ये तो सिंपल आपको पता है, हम कहीं पे सर्विस करते तो जहां से सर्विस कर रहे हैं ना, तो एम्प्लॉयर ही तो हमसे टीडीएस काटेगा सैलरी पे करने के टाइम। कितना टीडीएस काटेगा, तो एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल। कब टीडीएस काटेंगे, जब सैलरी हमको पे करते, जब हर महीना पे करते ना, उसी में से कुछ पार्ट पार्ट करके काट लेते हैं, ओके, उसी में से वो काट लेंगे, तो उससे फिर वो मेरा गवर्नमेंट को दे देंगे, तो हम फाइलिंग के टाइम उसको शो कर देंगे, बस हो जाएगा, उतना माइनस करके बाकी टैक्स दे देंगे। When tax shall be deducted, tax shall be deducted at the time of payment of such income। ये सब सिंपल बात है, आप लोग को पता है ना, लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। रेट ऑफ टीडीएस, सर टीडीएस का रेट क्या होगा इसमें, इसमें टीडीएस का एवरेज रेट होता है। सर एवरेज रेट मतलब कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज रेट ऑफ टीडीएस कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, इसमें थोड़ा सा कहानी हम बोलते, आपको अच्छा से समझ में आएगा। एक जगह मैंने सर्विस करते, सर्विस से मेरा सैलरी इनकम होता है ईयरली कितना, 6 लाख। उसमें सैलरी मतलब कैश सिर्फ नहीं, अलाउंसेस परक्विजिट सब मिला के सैलरी इनकम होता है ना, वो 6 लाख आया। और मेरा अदर इनकम भी तो है, क्योंकि इनकम तो सिर्फ सैलरी पे नहीं, मेरा अदर इनकम डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है, एसेट्स पे कैपिटल गेन है, ठीक है ना। तो ये सब इनकम मिला के कुछ और होगा, लेकिन मेरा अदर इनकम मेरा एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा। तो मेरे लिए एक बात है, 6 लाख है ना, तो एम्प्लॉयर को पता है कि 6 लाख है तो इनको टैक्स देना पड़ेगा, तो हमको तो टीडीएस काटना है। तो एम्प्लॉयर अब हमको बोलेगा, अरे भाई गौतम तुम बता दो तुम्हारा कुछ इन्वेस्टमेंट है क्या, वहां से इंटरेस्ट कुछ इनकम आया, कुछ अदर सोर्सेस इनकम है, या कुछ कैपिटल गेन इनकम, क्या कुछ और इनकम आपका है तो बता दो हमको, क्योंकि टीडीएस हमको काटना है आपसे। आप टीडीएस के दायरा में आ गए, आपका बेसिक सब कब टीडीएस के दायरा में नहीं आएंगे, अगर मेरा इनकम 2.5 लाख से कम आता है, ठीक है ना, मतलब बेसिक एग्जाम्पल लिमिट है ना इंडिविजुअल में, 2.5 लाख तक नील है, सुपर सीनियर तो फिर रिटायर्ड हो जाएगा। 2.5 लाख अगर इनकम है तो टैक्स नहीं देना होगा। न्यू रिजिम में वो 3 लाख तक है ना, तो इस केस में आपको टीडीएस नहीं काटेगा। तो आपको एम्प्लॉयर पूछेगा, गौतम तुम बता दो तुम्हारा आधार कुछ इनकम है या नहीं, हम बता दिए। फिर पूछेगा अच्छा कुछ डिडक्शन, कुछ एटीसी से ईयू डिडक्शन अगर ओल्ड रिजिम, तो इसमें कुछ आपका डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट, डोनेशन कुछ किया या नहीं, वो भी बता दो। अगर करोगे बताते जाओगे हमको, ठीक है ना, उसके हिसाब से हर महीना टैक्स के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके काटते जाएगा। तो जब हम बता देंगे सब कुछ, एक फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है, वो नीचे फॉर्म 13 में वो सारा बताना पड़ता है, ठीक है, सॉरी। तो हम बता देंगे, तो जब बता देंगे क्या होगा, टैक्स मेरे जो मतलब एम्प्लॉयर वो उससे एस्टिमेट कर लेंगे कितना इनकम है। मतलब इनकम एस्टिमेट किया गया टोटल कितना, 8 लाख। कितना इनकम एस्टिमेट किया गया, मान लो इनकम एस्टिमेट किया गया 8 लाख, ओके। और इसमें टैक्स कैलकुलेशन करके वो देखे कितना आया, 60,000 मान लेते एक बार, तो 60,000 टैक्स आया, मतलब हेल्थ एजुकेशन से जोड़ के जो आता था ना, वो कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर डिवाइड बाय टोटल इनकम 8 लाख इनटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो 7.5 है, 10 कुछ भी टैक्स परसेंटेज आ जाएगा। तो वो परसेंटेज के हिसाब से हर महीना मेरा हमको जो सैलरी दे रहे थे ना, अब मान लो इस महीना सैलरी दे रहे कितना, 40,000, तो 40,000 का उतना परसेंट, जितना परसेंट आया काट लेंगे, ये एवरेज रेट हो गया। और आपको क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिकल दे सकता है, बोल देंगे इनका टीडीएस, गौतम से टीडीएस कितना काटा जाएगा, इनका सैलरी इनकम इतना है, इनका हाउस होल्ड इनकम इतना है, इनका आधार सोर्स इनकम इतना है, एटीसी में इतना डिडक्शन मिलेगा। तो आप
चैप्टर याद करो, डिडक्शन, डिडक्शन बोल रहे हैं, चैप्टर आपका इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, वही करोगे। तो इनकम कैलकुलेशन कर लो, ठीक है ना, वही कैलकुलेशन करोगे तो कितना इंटर रिलेटेड एक एक चैप्टर है ना। वो करने के बाद जितना टैक्स आया उसको डिवाइड बाय 12 कर दो, एवरेज रेट नहीं करना, डिवाइड बाय 12 कर दो, तो मंथली उतना टीडीएस काटा जाएगा, यही पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो टीडीएस से अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं 10 मार्क्स में दे सकता है, थ्योरी दे रहे हैं तो 5 मार्क्स में दे सकता है। ओके, यस सर। तो बोलो सैलरी के समझ में आया, रेट ऑफ टीडीएस हो गया। एग्जाम्पशन और रिलैक्सेशन फ्रॉम दिस प्रोविजन, when the recipient applies to assessing officer in form 13 and get a certificate authorizing the payer to deduct no tax, form 13 में डिक्लेयर कर दिए कि पेयर जो उनको उनसे टैक्स ना काटा जाए, ठीक है ना, तो इस तरह ये होगा तभी एट लोअर रेट, ठीक है, तो इस केस में वो रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज टीडीएस काटा जाएगा, राइट, यस सर। अब आ जाते हैं टीडीएस। अब दूसरा क्वेश्चन भी था, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम, यह बहुत लेंथी है लेकिन उतना लेंथी नहीं लिखना है, अब 2-3 पार्ट लिख लो। अगर पूछ लिया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे टीडीएस बताओ, अगर पूछ लिया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे टीडीएस बताओ, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे टीडीएस बताओ, तो इसमें क्या करोगे ना, सिक्योरिटी ऑन सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है ना, तो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या आएगा, टीडीएस का रूल देखो, रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट ऑफ एचयूएफ, डिवेंचर भी तो सिक्योरिटी है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ है, हु इज रेस्पॉन्सिबल डिडक्ट टैक्स, है ना, तो इसमें एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू पेमेंट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सर्टेन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज टू एनी रेसिडेंट पर्सन। इस केस में क्या रूल है, पहले तो मान लो डिवेंचर में इन्वेस्ट किए, डिवेंचर है ना, डिवेंचर में, तो डिवेंचर कंपनी का डिवेंचर में इन्वेस्ट किए, और who is the public or the public limited company, such debenture may be listed or unlisted, listed हो unlisted हो, the interest is paid by the company to pay, check से पे कर रहे हैं, the amount of such interest payable does not exceed 5,000, अगर 5,000 से एक्सीड नहीं किया तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, और 5,000 से एक्सीड कर गया अप टू 5,000 तो टीडीएस नहीं काटेंगे, लेकिन 5,000 से एक्सीड कर गया तो बाबू आपसे टीडीएस काट लेगा, ठीक है। वहां से जो इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनी से, कंपनी को बता दिया तो इनको तो 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा गौतम को, तो उनसे टीडीएस काटो। अब सब क्या रेट से टीडीएस काटेंगे आगे देखेंगे, ठीक है, ये पोर्शन इग्नोर करो, ये कुछ डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है, उसको इंटरेस्ट पेएबल, एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी सिक्योरिटी इश्यूड बाय कंपनी, such security is to be dematerialized form and in a listed in recognized stock exchange, इसमें टीडीएस काटेंगे at the time of payment or crediting to pay whichever is earlier, कब टीडीएस काटा जाएगा बोल रहे, ठीक है, जब पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिटेड टू पे जो अर्लियर है उनका अकाउंट में जमा कब हो रहा है, अब पेमेंट कब कर रहे हैं उसमें से जो अर्लियर, तो पेमेंट अर्लियर होगा जनरली, तो इस केस में टीडीएस उस दिन काटा जाएगा। इतना किस नहीं देखना, पहले जो डिस्कस किया उसी को लिखो। अब आ जाते रेट ऑफ टीडीएस, बस और कुछ नहीं। तो रेट ऑफ टीडीएस में 10% नो सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस, ठीक है, 10% रेट से टीडीएस काटा जाएगा। अब यहां से टीडीएस से क्या एग्जाम्पशन मिल सकता है, हमको टीडीएस ऑलवेज काटेगा क्या, नहीं, एग्जाम्पशन मिल सकता है। कब एग्जाम्पशन मिलेगा, मेरे से टीडीएस नहीं काटेगा, व्हेन द रेसिपिएंट अप्लाइज टू असेसिंग ऑफिसर इन फॉर्म 13 टू गेट रिलीफ, है ना, तो इस केस में टीडीएस नहीं काटेगा, बस इतना लिख दोगे हो जाएगा। टीडीएस इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज, अब अदर देन सिक्योरिटीज है तो इसमें टीडीएस में क्या रेट से इंटरेस्ट काट सकता है, कब काटेगा वो देखना है, इसमें भी मोरलेस एक ही जैसा है, ठीक है, तो इसमें नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड अगर वही डज नॉट एक्सीड 5,000, एक ही जैसे ऊपर का रूल है ना। और फिर however the following person responsible deduct source when the interest on securities payable to resident person financial year interest paid or payable exceed 10,000 50,000 in case of senior citizen के लिए 50,000, अदरवाइज कितना 10,000, तो सर ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अरे नहीं नॉर्मली 5,000 लेकिन कभी कभी वो 10,000 हो जाएगा,
और सीनियर सिटीजन के लिए 50 हो जाएगा। कब हो जाएगा ये केस? अगर बैंकिंग कंपनी में से कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, कोऑपरेटिव बैंक भी होता है ना सोसाइटी, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, और पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस केस में क्या आएगा? लिमिट ऑफ 5,000 नहीं 10,000 और उससे ज्यादा है तो हमसे टीडीएस काटेगा, और अगर सीनियर सिटीजन हो गए तो 50,000 उससे अबव है तभी टीडीएस काटेगा। क्लियर है ना? तो ये बैंक में डिपॉजिट किए, बैंकिंग कंपनी से इंटरेस्ट मिला, कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट मिला और पोस्ट ऑफिस से मिला, तभी टीडीएस का लिमिट क्या हो गया? 10,000 से ऊपर टीडीएस काटा जाएगा, या 50 से ऊपर जब सीनियर सिटीजन, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटा जाएगा, और नहीं तो फिर 5,000 तो है। नाउ टैक्स पॉइंट ये सब छोड़ देना। रेट ऑफ टीडीएस वही 10%, नो सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस, ठीक है, ओके। अब टैक्स पॉइंट, ये सब पॉइंट ना एक ही, व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड, ये सब एक ही जैसा, पेमेंट के टाइम ही में लिख देना। अब आ जाते फिर अदर पॉइंट्स। फॉलोइंग इंटरेस्ट आर नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। सर इंटरेस्ट बैंकिंग कंपनी, अरे लिमिट तक है ना बोले थे, मतलब इंटरेस्ट पेबल टू बैंकिंग कंपनी, हम बैंक को दे रहे हैं, बैंक हमको दे रहे हैं तो हमसे टीडीएस काट रहे हैं बैंक, लेकिन हम बैंक में डिपॉजिट किए थे और बैंक से हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, बैंक को हमसे इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें तो हम टीडीएस तो बैंक काट लेगा, लेकिन बैंक से हम लोन लिए थे और लोन पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को, तो हम टीडीएस काट के नहीं देंगे, ये रूल्स है, ये चीज इसमें बताया। द फॉलोइंग इंटरेस्ट नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। इंटरेस्ट पेबल टू बैंकिंग कंपनी, हम बैंकिंग कंपनी को दे रहे हैं, बैंक से लोन लिए थे, हाउसिंग लोन पे कर रहे हैं ना इंटरेस्ट, तो ये जो इंटरेस्ट इस पे हम टीडीएस काट के नहीं दे सकते हैं, लेकिन बैंक का डिपॉजिट पे हमको जब इंटरेस्ट मिलेगा बैंक टीडीएस काटेगा, ओके। इस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने डिपॉजिट किए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमसे इंटरेस्ट पे टीडीएस काट रहा है, लेकिन मैंने वहां से लोन लिए थे, वहां से कुछ लिए, उससे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें टीडीएस हम नहीं कर सकते। इस तरह फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बोलो, एनबीएफसी बोलो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोलो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन लोगों को मतलब इन लोगों ने जो अर्न कर रहे हैं किसी और इंडिविजुअल से, अदर से, वहां से टीडीएस नहीं आएगा, ठीक है, ओके। कितना लिख लोगे? हो जाएगा। आगे बढ़ते, पढ़ लेना क्वेश्चन में कितना मार्क्स है उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, ठीक है। अब लॉटरी क्रॉसवर्ड पढ़, जिसमें आपको जिसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में पता है 10,000 एक्सीड करेगा, मतलब लॉटरी से 10,000 से ज्यादा अर्न किए, या तो इस केस में एक्सीड करेगा तो पूरा जितना मिला उस पर टीडीएस काटा जाएगा, मतलब 10,000 से 11,000 हो गए तो 11,000 पे टीडीएस काटा जाएगा, लेकिन 10,000 से कम है तो टीडीएस, और 10,000 तक है टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लॉटरी, गेम शो, रियलिटी शो में, ठीक है। और रेट ऑफ टीडीएस कितना? 30% अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो। नॉन रेसिडेंट केस में अगर एनआरआई हो गया तो उसमें 30% के साथ हेल्थ एजुकेशन से सरचार्ज जो भी वो ऐड किया जाएगा, राइट। करोड़ से ज्यादा लॉटरी जीती है तो टीडीएस के साथ साथ सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन से सॉरी काटा जाएगा। और आपका 10 लाख 5 लाख है तो सरचार्ज नहीं आएगा, लेकिन हेल्थ एजुकेशन से लेके काटा जाएगा, ठीक है। अदर टाइम ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है। अदर पॉइंट्स कुछ याद रख लोगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड हॉर्स रेस, यहाँ भी सेम रूल है, सेम रूल जैसे लॉटरी में था, ठीक है। यस, ये देख लेना। तो ये था आपका टीडीएस, और इसमें थ्योरी था टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्शन, टैन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टैन, इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी इसको बोलते हैं टैन, ओ कहा, इसको बोलते हैं टैन, टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज टैन, या टैन कहाँ कहाँ नोटिफाई किया जाता है, कहाँ कहाँ मतलब डिमांड होता है, टैन का डिमांड कहाँ होता है, ये तो ओके। तो टैन के बारे में समझते हैं, अब क्या बोलते हैं टैन, टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, इसको बोलते हैं टैन, सेक्शन 203A। एवरी पर्सन डिडक्टिंग टैक्स और कलेक्टिंग टैक्स who has not been allotted tax deduction account number or tax collection account number shall within the specific time apply the assessing officer for allotment of tax deduction collection account number। मतलब क्या हो रहा है, जैसे हम कहीं पे जॉब करते, तो मेरा जो एम्प्लॉयर है ना, उनके पास
कलेक्शन अकाउंट नंबर रहेगा, मेरा नहीं, उनके पास रहेगा, ठीक है ना। तो हम किसी से नहीं कर सकते, इंडिविजुअल हम किसी से नहीं कर सकते, किसी को इनकम दे रहे नहीं कर सकते, तो फिर मेरे पास नहीं रहेगा वो। तो जिनके पास कलेक्शन का अथॉरिटी है ना, उनके पास ही वो 10 रहेगा। where a 10 tax deducted account number or tax collection account number 10 number has been allotted to the person, such person shall quote such number। अगर किसी को अलॉट कर दिए तो कोट करेगा, जैसे हमसे कट रहा है ना तो हमको वो नंबर कोट करेगा, वो 10 नंबर हमको कोट करेगा कि हम फाइलिंग के टाइम वही दिखा देंगे ना, तो पता चलेगा गवर्नमेंट को, यार ये तो गौतम से टैक्स काट लिए थे। वो नंबर इसीलिए जरूरी होता है। तो कहाँ कहाँ लगता है बोलो ना, कहाँ कोट करोगे 10? एक तो ऑल चालान फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड, जहाँ चालान हो रहे ना इनवॉइस, वहां भी अगर डिडक्शन का बात है, कलेक्शन का बात है, वहां लगेगा। फॉर ऑल सर्टिफिकेट फर्निश्ड सेक्शन 203 और 206, सेक्शन का मतलब क्या है? अच्छा, 203 कलेक्शन के लिए और 206 हो गया डिडक्शन के लिए, दो अलग अलग सेक्शन है। जहां से सर्टिफिकेट फर्निश होता है, इशू किया जाता है ना कि इतना टैक्स काट रहे हैं, तो उस केस में भी, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑल क्वार्टरली स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड और डिलीवर अंडर सेक्शन 203 और 206C, ठीक है। तो जहां से आप क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है, मतलब जनरली सब में नहीं होता है, कॉर्पोरेट में होता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उस केस में ओके। या बैंक में भी, बैंक क्वार्टरली स्टेटमेंट आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं करते, उस केस में इन ऑल द रिटर्न डिलीवर्ड अंडर सेक्शन दिस, मतलब कलेक्शन और डिडक्शन, तो यहां भी लगेगा। और एंड ऑल द other documents pertaining to such transaction may be prescribed by the interest of revenue, ठीक है। जहां प्रिस्क्रिप्शन है कि रेवेन्यू इनकम के लिए कुछ है, तो टैक्स अथॉरिटी उनको प्रिस्क्राइब कर दी कि भाई अब इस यहाँ टैक्स डिडक्टेड करोगे, तो इस केस में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यस, ये याद रख लेना, हो जाएगा इतना। नेक्स्ट, अब पैन से भी थ्योरी आएगा, पैन से भी थ्योरी आ सकता है, टैन या पैन, इस दोनों में से समझ लेना, एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इधर 10 और पैन, एक से आपको थ्योरी श्योर मिलेगी। तो परमानेंट अकाउंट नंबर, ये क्या होता है पता है आप लोगों को? एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम ऑफ इनकम और अमाउंट विच टैक्स इज डिडक्टेबल, ठीक है, पैन में आ रहे हैं। रेफर टू द डिडक्शन टू बी डिडक्टेड, डिडक्टी सेल फर्निश पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, डिडक्टी जिनसे डिडक्ट किया जा रहा है वो पैन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो टीडीएस के साथ रिलेटेड है तो यहाँ बताइए, इसीलिए हम लोग इसको पैन को अलग से पढ़ेंगे, यहाँ रहने दो, ठीक है, यहाँ रहने दो, हम लोग पैन अलग से पढ़ेंगे, पैन का डिटेल्स हम लोग वहां देखेंगे। टीडीएस डिडक्टेड पार्ट देखना नहीं है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग का सिलेबस में नहीं है, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स अभी आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए उसको छोड़ दो। एडवांस टैक्स तो हम लोग डिस्कस कर चुके। अब आ जाते एडवांस टैक्स के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, असेसमेंट इंटरेस्ट भी हो गया था, नेक्स्ट हो गया असेसमेंट प्रोसीड्यूर, और लास्ट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और ई फाइलिंग आप लोग का प्रैक्टिकल है, वो तो 25 मार्क्स में कवर हो गया, ट्यूटोरियल एग्जाम में यहां तक आएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। एडवांस टैक्स थोड़ा बस आज का दिन और मेहनत करना है, कल ही तो सुबह 10 बजे से एग्जाम है, आज का दिन पूरा टाइम लगा दो एकदम, लेकिन रात भर जगना नहीं है, ठीक है। रात में टाइमली सोओगे, जल्दी उठोगे, और सुबह उठ के थोड़ा सा फ्रेश, उस टाइम वेदर कूल रहता है, एटमोसफेयर कूल रहता है, उस टाइम थ्योरी पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, थ्योरी अच्छा से याद हो जाएगा। तो इसके बाद एग्जाम के टाइमली एकदम लेके पहुंच जाना। और आजकल वेदर बहुत तेज हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लेके निकलोगे, ठीक है ना। वेदर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो प्रॉब्लम ना हो जाए, ट्रैफिक का ना प्रॉब्लम हो जाए, आप कॉलेज में टाइमली पहुंच जाना। तो असेसमेंट प्रोसीड्यूर, ठीक है, इसमें से थ्योरी आएगा 5 मार्क्स, 10 मार्क्स भी दे सकता है, 2 दे दिया तो ठीक है ना। लेकिन इससे और लास्ट चैप्टर से 5 to 10 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिलेगा, वैसे 15 मार्क्स भी मिल सकता है, दोनों, 1 से 5 तो 1 से 10 ऐसे मिल सकते, पर सभी थ्योरी है। फर्स्ट इसमें सेल्फ असेसमेंट, क्या होता है सेल्फ असेसमेंट, ये क्वेश्चन थ्योरी में मैंने दिए, इसमें शॉर्ट नोट्स में पूछेगा वो, डिफाइन सेल्फ असेसमेंट या शॉर्ट नोट सेल्फ असेसमेंट। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट? सेक्शन 140 है, सेल्फ असेसमेंट, द assessee is responsible
फॉर डिटरमाइनिंग देयर टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड पेइंग टैक्स अकॉर्डिंगली। तो ऐसे से हम खुद अपना इनकम कैलकुलेशन कर लिए, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन किए, अब पेमेंट कितना उसके हिसाब से करते गए। दैट इज सेल्फ असेसमेंट। वेयर एनी, तो सेल्फ असेसमेंट किसके लिए एप्लीकेबल होगा देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140A आर एज फॉलोज। प्रोविजन क्या बोल रहे हैं, वेयर एनी टैक्स इज पेएबल आफ्टर डिडक्टिंग रिलीफ, रिबेट, advance payment of tax or tax deducted or collected at source, MAT minimum alternative tax or AMT alternative minimum tax, MAT कंपनी में लगता है, AMT other than corporate credit any on the basis of the return furnished, the assessee is required to pay such tax before filing of return। return date फाइलिंग जब करोगे उससे पहले असेस करके ना एक बार आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स फाइन करके आप दे सकते हो, ठीक है। जहां ये सब फॉलो हो रहे हैं, मतलब टीडीएस है, एडवांस टैक्स है, रिबेट है, रिलीफ है, तो इस केस में दो सेकंड बोल रहा है, इफ एनी इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर डिले फाइलिंग, डिले फाइल हो रहा है आपका 234 एक सीखे थे ना, तो डिले फाइल और डिफॉल्ट फाइलिंग उस केस में आपको डिले, उस केस में भी आप सेल्फ असेसमेंट करके आगे दे सकते हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे सकते हो, ठीक है ना, विथ इंटरेस्ट आपको देना होगा। वो तो इंटरेस्ट चैप्टर में सीखे। While calculating above interest for the purpose of self-assessment tax, total income declared in the return shall be considered। उस टाइम जो टोटल डिक्लेयर करेंगे ना हम कितना इनकम है, उस बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाएगा, कितना आपका बाकी है, कितना उस पे कैलकुलेशन। And where the amount paid by the assessee falls short the aggregate of the tax, interest or fees, तो इंटरेस्ट फी का ही बात इसमें ज्यादा आ रहा है ना, shall be first adjusted towards the fees, thereafter towards the interest payable and the balance if any shall be adjusted towards the tax payable। ओके, बाकी पे करना होगा, मतलब जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें इंटरेस्ट जोड़ लेंगे, ये सब एडजस्ट करके नेट फाइनली पे करेंगे। ओके, आफ्टर असेसमेंट एनी अमाउंट पेड अंडर द सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन, मतलब वही सेल्फ असेसमेंट 140A shall be deemed to be have paid towards the self assessment। तो ये सब करने के बाद जितना भी आ रहे हो हमको पे करना है, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोल के पे कर देना होता है। Now if last point थोड़ा ध्यान रखोगे, if any assessee, if an assessee fail to pay whole or part of the such tax or interest of both accordance, he shall be deemed to be assessee in default। इसमें डिफॉल्टर माना जाएगा, बाय डिफॉल्ट टैक्स पेयर्स, ठीक है ना, ये माना जाएगा। ओके, सेल्फ असेसमेंट हो गया। अब असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसके बाद हम फाइलिंग के लिए पहले ये किए, ठीक है, मैंने इनकम को असेस करके डिक्लेयर कर दिए, तो फिर असेसिंग ऑफिसर उसको ये करते, इंटीमेशन देते, पहले तो फाइलिंग करने के लिए इंटीमेशन देगा, फिर स्क्रूटिनी असेस करेगा, फिर बेस चार्जेस में असेसमेंट होता है और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ये सब होता है, लेकिन इसमें से इतना नहीं पढ़ना है, नॉट इन सिलेबस। तो आपको स्क्रूटिनी असेसमेंट, बेस जजमेंट असेसमेंट, ये थोड़ा, और एक होता है समरी असेसमेंट, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। समरी असेसमेंट इसमें कैसे हम भूल गए देना स्टडी मेट में, वो हम बता देंगे क्या होता है समरी असेसमेंट, ये पॉइंट देखना होगा। और इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, ये भी थ्योरी में मैंने दिए थे, असेसमेंट से पहले इंक्वायरी क्या होता है, इशू नोटिस टू द एसएससी, मतलब कभी भी टैक्स फाइलिंग का टाइम आता है ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम लोग के पास एक नोटिस आ जाता है, मेल आ जाता है, दैट इज इशू नोटिस। फॉर दिस पर्पस मेकिंग एन असेसमेंट, द असेसिंग ऑफिसर में सर्व ए नोटिस टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन, किसी को भी नोटिस भेज सकता है, ठीक है, वो भेज रहा है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ नोटिस। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट से पहले इंक्वायरी चलता है ना, जैसे आप मान लो अभी एडमिशन के लिए किसी में जाओगे, किसी कॉलेज में, मतलब जस्ट ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स के लिए एडमिशन ले जाओगे, अब इंक्वायरी करोगे ना कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, कौन सा क्या क्राइटेरिया है, जस्ट यहाँ भी ऐसा ही है, इंक्वायरी चल रहा है, ठीक है ना। तो इंक्वायरी में क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर पहले एक नोटिस इशू करेगा, who has submitted return इतना सेक्शन 139, और who has in case time allowed under section, ये सब फाइनेंसिंग के लिए सेक्शन है, टैक्स फाइनेंसिंग। Now such notice may relate to any of the following matters, ये सब पॉइंट देख लोगे, उतना ये नहीं करना है। तो ये हो गया आपका इंक्वायरी ऑफ बिफोर असेसमेंट, ठीक है, थोड़ा सा लिखना है 5 नंबर में, और
यहां तक लिख लेना, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अगर कंसिक्वेंस फेलियर टू गेट बुक द अकाउंट ऑडिटेड, ठीक है, गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, कहाँ ऑडिटेड होगा नहीं होगा ये सब बता गया। अगर फेलियर टू, तो इसमें एसएससी विल बी लायबल टू बेस जजमेंट असेसमेंट, तभी वो बेस जजमेंट असेसमेंट में आएगा, और अट्रैक्टिव पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन होगा, ठीक है। ओके, इंटीमेशन देखना नहीं है, इंटीमेशन इसको अब थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्या होता है बाई चांस। स्क्रूटिनी असेसमेंट, अब आ रहा है स्क्रूटिनी असेसमेंट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट्स बोल के। 143(3) वेयर द असेसिंग ऑफिसर, अब मेरा जो असेसिंग ऑफिसर है वो कंसिडर्स इट्स नेसेसरी टू एंश्योर दैट एसएससी इज नॉट अंडरस्टेटेड हिज इनकम और डिक्लेयर्ड एक्सेसिव लॉसेस, ये सब नहीं कर रहे वो, इसीलिए स्क्रूटिनी करते, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट। मैंने जो असेसमेंट करके भेजे इनकम असेस करके, वो उससे वो कैलकुलेशन कर तो देखता है, असेस मतलब पूरा स्क्रूटिनी करते हैं कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, इनकम कम तो नहीं दिखा है, और डिक्लेयर्ड एक्सेसिव लॉस ये तो नहीं दिखा है। तो अगर ये सब दिखा रहे हैं ना, तो स्क्रूटिनी से पता चल जाएगा उनको। तो इसको बोलते हैं एक एक स्क्रूटिनी करते ना, इसलिए स्क्रूटिनी असेसमेंट। अंडरपेड टैक्स, he can make a scrutiny regard and gather such information and evidence as it deems fit, and on the basis of such information evidence so collected he shall pass an assessment order. Such order shall be treated as regular assessment order, irregular basis assessment order पढ़ा जाएगा, ठीक है। उनको असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा, रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर इसको बोलोगे। कंडीशन ऑफ स्क्रूटिनी, a return have furnished 139 और expense of notice, इतना जो नोटिस भेजे थे और furnish का जो रिटर्न furnish का था, the assessing officer consider it necessary to or expedient to ensure that assessee has not understood his income, declared excessive losses or not unpaid of taxes, underpaid of tax, ठीक है। ये सब है तो भी स्क्रूटिनी हो रहा है, ठीक है, बस। ओके, procedure, assessing officer or prescribed income tax authority shall serve the assessee a notice requiring the assessee on the date specified in the notice to procedure and cause to be produced evidence assessee may rely or support of the return, ठीक है। notice shall be served assessee after the expiry of 6 months from the end of the financial year, ठीक है। इसके बाद वो नोटिस सर्व करेगा। यस सर, आगे आ जाते। समरी असेसमेंट क्या होता है, इसमें नहीं हम बता देते तो समझ लेना। समरी असेसमेंट ये होता है जब हम लोग मतलब असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है तो असेस करके इनकम असेस करके दे दिए, तो उन लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज करके ना वो मेरा इनकम को असेस कर लेते। तो क्या होता है ना, वो वेरीफाई खुद नहीं कर रहे, फिजिकली नहीं हो रहे, टेक्निकली उन लोगों के पास बहुत सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा है, वो पता चल गया गौतम का अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ इस साल, वो मतलब उससे उसका एविडेंस से उसको फिर स्क्रूटिनी करते, उसको बोलते हैं एसेस करते, उससे वो एसेस करते, तो उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट, ठीक है। समरी असेसमेंट क्या हो रहा है ना, वो टेक्निकल बेनिफिट लेके डिवाइस जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, उससे क्या करते ना, तो उससे आजकल तो एआई आ गया, सब पता चलता है गौतम का कहाँ के ट्रांजैक्शन हुआ ना, वो सब पता चलता है। तो ये सब एआई मतलब टेक्नोलॉजी लेके वो एसेस करके देखते कितना है, ठीक है, इनकम हो रहे हैं। तो उस बेसिस पे जब एसेस किया जाता है उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। उस बेसिस पे जब एसेस किया जाता है इनकम और टैक्स लायबिलिटी, वो समरी असेसमेंट होता है, राइट। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट, बेस जजमेंट असेसमेंट। टाइम लिमिट और कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट का, 12 months assessment इतना should be completed within 12 months from the end of the relevant assessment year। assessment year end होने के बाद स्क्रूटिनी होता है, क्योंकि हम फाइलिंग तो कर दिए थे ना, आगे वो स्क्रूटिनी होते जाएगा, उसके बाद कुछ घपला है पता चला तो आगे फिर वो भेजेगा। ओके, बेस जजमेंट असेसमेंट, लास्ट पॉइंट। तो ये आपका असेसमेंट प्रोसीड्योर का लास्ट क्वेश्चन, इससे हो जाएगा आपका असेसमेंट प्रोसीड्योर। बेस जजमेंट असेसमेंट, Section 144. Under Section 144, the assessment shall be made by assessing officer to based of his judgment after considering all relevant materials
विच ही हैज गैदर्ड, मतलब उनके पास जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर की हो, मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन पता की, चाहे वो समरी से हो चाहे आपके स्क्रूटिनी से हो, है ना, उसके हिसाब से गैदर करने के बाद the assessing officer cannot reduce the tax liability of SSC by assessment under this section. A refund cannot be granted under section this. रिफंड कभी भी ग्रांट नहीं होगा, ठीक है, मतलब कम पे किए तो आपसे डिमांड एक्स्ट्रा करेगा, उसलिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है, तो लेकिन रिफंड का क्वेश्चन इसमें अराइज नहीं हो रहा है। सिचुएशन इन व्हिच इट इज एप्लीकेबल, कहाँ अप्लाई होगा, एक बार ये पॉइंट देख लेना, मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहाँ अप्लाई होता है, ये पॉइंट देख लेना। एक तो बोल रहा है इफ द पर्सन फेल्स टू फाइल द रिटर्न, मतलब टाइमली रिटर्न फाइल करना भूल गए और आगे थोड़ा डिले करके रिवाइज रिटर्न पे किए, तो वो सब भी फेल किए, तो इसमें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लास्ट में आएगा ये, ठीक है। इफ द पर्सन फेल टू कंप्लाई विद इन द टर्म्स, नोटिस, नोटिस के बाद भी वो उनको नोटिस भेजा गया, इस पे वो फेल किए तो, और इफ पर्सन फेल टू कंप्लाई विद द डिडक्शन 142(2)A रिक्वायरिंग हिम टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड, जहाँ ऑडिटेड का बात है, लेकिन वो उसको भी फेल किए, ऑडिटेड नहीं करा पाए। इफ द पर्सन फेल टू कंप्लाई विद द टर्म नोटिस, ऑडिट का नोटिस भेजेगा ना, ऑडिट कुछ है ना, कंपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनके, जैसे इंडिविजुअल भी टैक्स ऑडिट होता है ना, एक लिमिट क्रॉस करने से टैक्स ऑडिट होगा, टर्न ओवर, प्रॉफिट एटसेट्रा। इफ द असेसिंग ऑफिसर नॉट सेटिस्फाइड विद द correctness of the correctness or the completeness of the account of the SSC, or if no regular method of accountancy or accounting standard is followed by the SSC, तो इस सब केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आएगा, और इसमें रिफंड का क्वेश्चन नहीं है, आपसे कम टैक्स पे किए तो एक्स्ट्रा टैक्स हो सकता है, वो सारा स्क्रूटिनी असेस किए, समरी असेस किए, उससे उन्होंने एक बेस्ट को असेस करेगा। अगर ये सब फाइलिंग में फेल किया, ये सब कंप्लायंस को फेल करोगे, तभी आपसे वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा, एक्स्ट्रा है तो आपसे लिया जाएगा टैक्स, राइट। नाउ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज नॉट द डिक्शनरी पावर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर बट द मैंडेटरी इन नेचर, ठीक है, मतलब डिस्क्रिशनरी नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, ये मैंडेटरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और देखना नहीं है, चैप्टर हो गए कंप्लीट। नाउ लास्ट चैप्टर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ई फाइलिंग बोल के है, वो तो आप लोग का बोले प्रैक्टिकल है 25 मार्क्स का। इस फाइलिंग ऑफ रिटर्न चैप्टर को आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब लास्ट चैप्टर है थ्योरी पार्ट का। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या बोल रहे हैं, इस चैप्टर को क्यों हम लोग सीख रहे हैं। रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फाइलिंग करने के लिए जरूरत है, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग, कैसे फाइल किया जाएगा उसका प्रोसेस जानने के लिए। लर्न द डिफरेंट डेट ऑफ फाइलिंग, कौन सा डेट में फाइलिंग किया जाएगा, मेरे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या डेट है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, वो सारा डेट इसमें सीखना है, उसके हिसाब से तो फाइलिंग करेंगे ना। फिर एनालाइज द डिफरेंट फॉर्म्स, किसको कौन सा फॉर्म में फाइल करना है, सैलरीड एम्प्लॉय तो उसके लिए कुछ फॉर्म है, कोई और कंपनी के लिए कुछ फॉर्म है, पार्टनरशिप इसके लिए और है, तो और फिर सबके लिए अलग अलग फॉर्म है ना, तो कौन सा फॉर्म में अप्लाई करना होगा वो भी सीखना जरूरी है, नहीं तो उल्टा पुल्टा फॉर्म में करोगे तो होगा नहीं ना, फाइलिंग ठीक गलत हो जाएगा। लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न, ठीक है, वो भी देखना है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसएससी, जो क्लासेस अलग अलग होता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फिर आपका कंपनी, पार्टनर, फार्म, फिर आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, ये सब था ना अलग अलग पर्सन, तो उसके हिसाब से फाइलिंग किया जाएगा। और डिस्क्राइब परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन एक अटैच करना होता है कहाँ कहाँ, उसके हिसाब से तो फाइलिंग के लिए जरूरत है। और एक्सप्लेन टैक्स रिडक्शन, टैक्स कलेक्शन, टैन नंबर, ये सब डिस्कस किए थे, टैन, तो ये सब के लिए ये चैप्टर है, ठीक है ना। ओके, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आइडिया ले लेना। टोटल इनकम कैसे करोगे तो पता है, 5 हेड्स जोड़ोगे, इससे डिडक्शन लेस करोगे, वो सब चीज दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। रिटर्न ऑफ इनकम, फाइलिंग ऑफ रिटर्न कैसे करोगे, अब यहां से स्टार्ट करो। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सब सेक्शन 139(1), मतलब ठीक है ना, कब आपको फाइलिंग करना है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, फेल करोगे, वही बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आ रहा था ना, यस। तो ये बोल रहे हैं अगर कंपनी है, ये डेट फिक्स्ड है, लेकिन एक डेट चेंज करता रहता है, तो कभी कभी मतलब टैक्स अथॉरिटी उसको चेंज करते रहते हैं। जनरल ए डेट है, जनरली ए डेट फॉलो होता है। कंपनी है तो इसके लिए 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है।
पर्सन अदर देन कंपनी हुज अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, जहां ऑडिटेड करना जरूरी होता है 30 नवंबर उनके लिए, ठीक है। तो ड्यू डेट देखो सबके चेंज हो रहे हैं। अगर कंपनी है उनके लिए 30 सितंबर है, लेकिन कोई पर्सन अदर देन कंपनी लेकिन जिसका इनकम ऑडिट किया जाएगा तो उनके लिए लेकिन 30 नवंबर तक है। वर्किंग पार्टनर्स ऑफ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, अगर फर्म है तो पार्टनर्स है ना, वो लेकिन वो फर्म का अकाउंट ऑडिटेड हो रहे हैं तो इसमें भी 30 नवंबर हो जाएगा। और एसएससी which is required to furnish report 92B, that is SSC having international transaction, उसमें भी 30 नवंबर। और बाकी जितना एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ ये सब के लिए 31 जुलाई ऑफ द रेट। तो मेजर पोर्शन के लिए, मेजर एसएससी के लिए क्या होगा 31 जुलाई, बट जहां इनकम ऑडिट हो रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए लेकिन नवंबर तक है। और एक जगह सितंबर है, कंपनी के लिए सितंबर है। बोलो समझ में आया? यस सर। ये क्वेश्चन में पूछेगा मेंशन द ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर इंडिविजुअल कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो या सिर्फ फाइलिंग ऑफ रिटर्न का ड्यू डेट्स बताओ तो सबके लिए बता देना, ठीक है। ओके, नोट्स कुछ इसमें देख फॉर अदर एसएससी रहने दो। अब आ जाते रिलेवेंट फॉर्म्स ऑफ रिटर्न, कौन सा फॉर्म में फाइलिंग करना होगा, ठीक है। कभी कभी एक्चुअली जब प्रैक्टिकल करोगे ना ये फाइलिंग तो उसमें फॉर्म से पढ़ाया जाएगा आपको। हम लोग का जो प्रैक्टिकल का भी आपको वीडियो है वो देख लेना, उसमें फॉर्म बता दिए। फॉर्म ITR 1 कहाँ लगेगा, 2 कहाँ लगेगा, 3 कहाँ लगेगा वो बता दिए उसमें, वो देख लोगे हो जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया दे देते। तो रिलेवेंट फॉर्म ऑफ रिटर्न मतलब कौन सा फॉर्म में आप अप्लाई करोगे, ठीक है। ITR 1 इसको सहज बोलता है। सहज सिर्फ उनके लिए जो सैलरीड पर्सन है ना, क्या है, इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एक हाउस, नॉट बीइंग बॉट फॉर लॉसेस इन प्रीवियस ईयर तो नहीं होगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है एक्सेप्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी एटसेट्रा। तो इस केस में आपका ITR 1 सहज मतलब संबंध लेना जो लोग सर्विस करते ना, और हाँ एक घर है उसमें लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं कर रहे तो इस केस में वो ITR 1 अप्लाई कर सकते। बिजनेस है तो फिर वो नहीं आएगा, ठीक है ना, और फिर लॉटरी इनकम है तो भी नहीं आएगा। ITR 2 इंडिविजुअल और HUF नॉट हैविंग बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, ठीक है, नॉट हैविंग बिजनेस प्रोफेशनल इनकम अदर्स है तो लॉटरी इनकम भी आ सकता है तो ITR 2 में कर लेंगे। ITR 3 इंडिविजुअल और HUF being partners of firm are not carrying out business or profession under the any proprietorship, अपना proprietorship बिजनेस नहीं है और लेकिन बिजनेस एक फार्म का है, फार्म का पार्टनर्स है, ठीक है, नॉट करिंग बिजनेस और प्रोफेशन इंडिविजुअली, ठीक है। तो इस केस में भी ITR 3 लगेगा फार्म के लिए। ITR 4 इंडिविजुअल और HUF इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस और प्रोफेशन है तो उनके लिए ITR 4 लगेगा। अगर मैंने से बिजनेस प्रोफेशन इनकम अर्न करते, अदर इनकम कुछ होगा लेकिन सैलरी नहीं है तो इस केस में क्या होगा, ITR 4 अप्लाई होगा। फिर ITR 4S सुगम इंडिविजुअल HUF बिजनेस इनकम, सच इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल प्रोविजन फॉर दिस, ठीक है। और ITR 5 AOP फार्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अदर पर्सन, इसके लिए नॉट बिंग इंडिविजुअल HUF कंपनी जो ITR 7 तक 7 में जाएगा, ठीक है। तो ITR 7 जिसके लिए एप्लीकेबल उसको छोड़ के इतना नहीं 4-5 आप याद रखोगे हो जाएगा। फिर ITR 6 फॉर कंपनी अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जाम्पशन सेक्शन 11, और फिर ITR 7 फॉर पर्सन्स इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न सेक्शन दिस, ठीक है। और ITR 5 इनकम ITR 5 लिखना नहीं, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, तो इस केस में लगेगा। यहाँ से 4-5 आप याद रखोगे, ये फास्ट 4-5 याद रख लेना, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं फाइनल क्वेश्चंस। लॉस ऑफ रिटर्न, अच्छा रिटर्न ऑफ लॉस रिटर्न करना जरूरी है या नहीं, इसको हम जस्ट आइडिया दे देते। अगर लॉस रिटर्न नहीं करोगे तो आगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर लॉस है, चलो लॉस है तो टैक्स तो देना नहीं है, लेकिन लॉस रिटर्न कर दोगे तो गवर्नमेंट को, टैक्स अथॉरिटी को पता चलेगा इतना लॉस था। आगे हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते ना लॉस तो ब्रॉड फॉरवर्ड करते, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे न्यू रिजिम में तो सब कर अलाउ नहीं करते, फिर भी कुछ अलाउ होता है तो इसीलिए इस सेट ऑफ लॉस रिटर्न करना जरूरी होता है।
जरूरी मतलब आप करोगे तभी आपको आगे बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बस इतना है और कुछ छोड़ दो। अब आ जाते हैं समरीज हाउ टू फाइल रिटर्न। नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं एकदम। बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न यहां से थ्योरी दे सकता है। बिलेटेड मतलब क्या, डिले हो गया। अरे डिले के लिए तो इंटरेस्ट दे रहे थे ना, सेक्शन 234A। Belated return, this is applicable any person who is not furnished return of income within the time allowed, section 139(1) मतलब होता है वो जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है ना, उस दिन में फाइलिंग नहीं कर पाए। जैसे इंडिविजुअल हम लोग लिखे था 31 जुलाई, हाँ एक्सटेंड कर दिया तो एक्सटेंशन डेट, नहीं किए तो 31 जुलाई तक। तो इस केस में इन रेस्पॉन्स टू द नोटिस, तो इसमें उससे डिले हो गया। द डिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड आइदर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द वन अकाउंट 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक बिलेटेड रिटर्न कर सकते हैं, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विद, और या कभी भी कर रहे हैं व्हिच एवर इज अर्लियर। आगे 1 साल तक मिल सकता है, लेकिन हम 2-3 महीना बाद भी तो, मतलब 31 जुलाई हो गया, नेक्स्ट मंथ में भी तो पे कर सकते हैं, तो वो भी तो डिले हो रहा है ना। उसमें जो फाइलिंग करेंगे वो भी बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दो, और इंस्टीट्यूशन नहीं देखना है, नहीं देखना है सब। रिवाइज रिटर्न ये भी देखना है, रिवाइज रिटर्न भी देखना। ठीक है, रिवाइज रिटर्न क्या हो रहा है, सेक्शन 139(5). there should be an omission or wrong statement in original return filed। ओके, जो फाइल एक्चुअली किए थे उसमें कुछ ओमिशन हुआ या रॉन्ग स्टेटमेंट आया, तो फिर रिवाइज रिटर्न का बात आ रहा है। द ओरिजिनल रिटर्न से फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट, ओरिजिनल लेकिन विद इन द ड्यू डेट और विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफिक नोटिस के बाद, आपको स्पेसिफिक नोटिस मिलता है ना, उसके बाद टाइम लिमिट के अंदर ही अगर पे किए थे और उसमें अगर आपका सबमिशन में कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट आया, तो फिर रिवाइज रिटर्न का बात आएगा, अदरवाइज रिवाइज रिटर्न का सवाल ही नहीं आएगा। ठीक है ना, यस। टाइम लिमिट रिवाइज रिटर्न का, ठीक है। द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ ए जनरली, आगे भी देखो 1 ईयर ही था, एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और जो अर्लियर कंप्लीट जिस दिन फाइल किए थे, ये बिलेटेड रिटर्न का भी है, सॉरी रिवाइज रिटर्न भी यही है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न विल कंसिडर एज हैविंग बीन फाइल्ड व्हेन द ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल्ड। ठीक है, द इफेक्टिव रिटर्न ऑफ द फॉर दिस पर्पस ऑफ असेसमेंट इज द रिटर्न अल्टीमेटली फाइल्ड बाय द एसएससी। उसके बाद ही तो रिवाइज रिटर्न का सवाल आएगा ना। रिवाइज रिटर्न रिप्लेस द ओरिजिनल रिटर्न, जो ओरिजिनल रिटर्न हो बाद में उसको रिवाइज करके रिप्लेस किया जाएगा। द एसएससी इज एंटाइटल्ड टू फर्निश द सेकंड रिवाइज रिटर्न इफ द एसएससी डिस्कवर्स एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन द रिवाइज रिटर्न। उसके बाद सेकंड रिवाइज रिटर्न भी वो दे सकता है। और रिटर्न फाइल्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस इतना कैनॉट बी रिवाइज्ड, इस नोटिस के बाद और रिवाइज नहीं हो सकता है। और इम्प्लीमेशन मेड सेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज असेसमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ओके, ये हो गया। अब आ जाते हैं पॉइंट क्या, बिजनेस प्रोफेशन है, सब देखना नहीं है। डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न, ठीक है, यहां से भी थ्योरी दे सकता है। A return of income shall be regarded as defective in the following cases। कब इसको डिफेक्टिव माना जाएगा? Return not accompanied by the following: generally computation of statement showing the computation of tax, है ना, और the annexure statement and columns in the return of income have not been duly filed। ये सब केस में डिफेक्टिव माना जाएगा। जिसमें फाइलिंग की है ना उसमें गलत है किए थे तो डिफेक्टिव हो गया। नेक्स्ट बोल रहे ऑडिट रिपोर्ट वेयर ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन फर्निश्ड बिफोर द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न कॉपी, सच रिपोर्ट एंड प्रूफ फर्निश्ड इन द रिपोर्ट। ओके, प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट, प्रूफ ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। प्रूफ ऑफ डिपॉजिट, कुछ डिपॉजिट देना होता है, कंपलसरी डिपॉजिट होता है, तो उसमें भी कुछ कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट था तो उसमें भी डिपॉजिट नहीं दे पाए। ठीक है, मतलब एटीसी में डिडक्शन के लिए डिपॉजिट्स किए थे तो डिपॉजिट्स का जो प्रूफ वो नहीं दे पाए तो नहीं मिलेगा। अब ऐसे बोल दिए भाई हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इतना पे किए, पेमेंट ही नहीं किए और पॉलिसी नहीं है,
तो इसीलिए प्रूफ। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी प्रॉब्लम हुआ तो, और ऑडिट रिपोर्ट अंडर एनी अदर लॉ, तो इस केस में भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, ओके, बस इतना लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका साइनिंग होगा, किस अथॉरिटी का साइनिंग या वेरिफिकेशन होता है ना कम का, तो इसमें पूछ सकता है कौन सा पर्सन इसमें साइनिंग अथॉरिटी कौन है या वेरिफिकेशन अथॉरिटी कौन है। तो इसमें देख लेना हु कैन साइन, इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, कंपनी के लिए, ठीक है, डायरेक्टर या कौन करेगा, एचयूएफ के लिए कर्ता करेगा, इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल उनका उनका प्रेस्क्राइब पर्सन कर सकता है। ठीक है, हम जिसको अथॉरिटी देंगे वो भी कर सकता है। और फिर आपका एसएससी कैटेगरी हु कैन विन, वही सब चल रहा है। अब फार्म है तो उसमें मैनेजिंग पार्टनर्स है, ठीक है, उसका अनअवेलेबल और नहीं है तो उसके लिए साइनिंग अथॉरिटी जिसको दिए। ओके, लोकल अथॉरिटी तो प्रिंसिपल ऑफ ऑफिसर देयर ऑफ उस अथॉरिटी का प्रिंसिपल ऑफिसर। पॉलिटिकल अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सच पार्टी, उस पार्टी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अदर पर्सन है तो एनी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, ठीक है, और एनी अदर पर्सन, अदर एसोसिएशन, अच्छा अदर एसोसिएशन एओपी, तो मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, अदर पर्सन, बाय दैट पर्सन और बाय सम पर्सन competent to act on his behalf, राइट। तो ये था साइनिंग अथॉरिटी कौन होगा या वेरीफाइंग अथॉरिटी कौन होगा, राइट। अब आ रहे हैं लास्ट, बस अब उतना कुछ नहीं, मोरलेस हम लोग डिस्कस कर लिए। पैन 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 परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 कैरेक्टर का आप लोगों को पता है, एक आप लोग के पास एक कार्ड होगा, है ना, पैन कार्ड, उसमें 10 डिजिट्स का कैरेक्टर, डिजिट नहीं अल्फाबेट्स भी रहता है, डिजिट्स भी रहता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये अथॉरिटी से वो कार्ड अलॉट किया जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और इंडिविजुअल, फैमिलीज, कॉर्पोरेट सेक्टर सबको ये दिया जाता है। द इनकम टैक्स पैन कोड एंड लिंक कार्ड आर इशूड अंडर सेक्शन 139A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एग्जाम्पल पैन कोड नंबर, इस तरह ये जो कोड नंबर है ना, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, क्या लॉजिक आगे समझेंगे। तो बिंग यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये नेशनलिटी बताता है, ये नेशनलिटी प्रूव नहीं करता है, क्योंकि इसमें फॉरेनर्स भी पैन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ टैक्स देना पड़ता है। बहुत सारे फॉरेनर्स वो लोग आपको वीजा लेके यहाँ आए, ठीक है, यहाँ स्टे कर रहे हैं कंटिन्यू, बीच बीच में चले जाते फिर आ जाते, और यहाँ बिजनेस भी चला रहे, कुछ अदर एक्टिविटीज करते, अर्न कर रहे, तो उनको भी तो टैक्स देना होगा। तो क्या उनका नेशनलिटी हो गया इंडियन? नहीं, लेकिन उनको टैक्स देने के लिए पैन का जरूरत है, इसलिए पैन, तो पैन किसी भी पर्सन ऑल ओवर वर्ल्ड किसी को भी दे सकते हैं। अगर वो इंडिया से कुछ टैक्स का मैटर आ रहा है ना, उनको पैन कार्ड चाहिए, लेकिन वो पैन कभी नेशनलिटी का प्रूफ नहीं हो सकता है, राइट। कोई अगर नेशनलिटी प्रूफ बोल रहे हो गलत है, क्यों, यहाँ क्लियर बोल दिए, यहाँ आगे देखोगे, यस यस, ये बोल दिया सब्जेक्ट टू, अच्छा, सिंस इट लिंक टू द इंडिविजुअल इट मे नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द एड्रेस। चेंज एड्रेस कहीं पर भी हो सकता है, एक पुराना एड्रेस था, हम अभी दूसरे का रह रहे, तो चेंज नहीं करना होगा, उसी पैन में ही हो जाएगा। सब्जेक्ट टू वैलिड वीजा, इट हेंस दैट द पैन नॉट एक्सेप्टेबल एज द प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है ना, ये आपका इंडियन सिटीजन का प्रूफ नहीं है, लेकिन पैन एक दिया गया, इससे आपको टैक्स रिलेटेड मैटर्स इस पे किया जाता है, और बहुत जगह पैन का जरूरत होता है। तो कहाँ कहाँ पैन अप्लाई होता है ना, वो आपसे पूछ सकता है। यस, ये पैन का स्पेसिफिक, पहले जो 3 डिजिट्स रहता है ना, अल्फाबेट्स रहता है, वो रैंडम अल्फाबेट, कोई भी 3 अल्फाबेट आपके ये कर सकते हैं। इसके बाद जो ए रहता है वो पर्सन का स्टेटस बताता है, इंडिविजुअल तो P रहेगा, फार्म तो F रहेगा, कंपनी तो C रहेगा, HUF तो FH, इस तरह ए बताते हैं। इसके बाद 4 न्यूमेरिकल्स लेंगे, 4 न्यूमेरिकल्स नंबर्स लेंगे, और लास्ट में चेक डिजिट रहेगा। ओके, तो इस तरह ए पैन बनता है। फर्स्ट 3 कोई भी अल्फाबेट्स रहेगा 3, इसके बाद आपका स्टेटस बताएगा, मतलब आप इंडिविजुअल हो, पर्सन है ना, HUF हो, कंपनी हो, उसके हिसाब से। नेक्स्ट आपका फर्स्ट लेटर ऑफ द एप्लीकेंट, सॉरी ये भूल गए थे, एप्लीकेंट का फर्स्ट सरनेम का फर्स्ट लेटर, मेरे जैसे सामंत तो है S, किसी का गुप्ता है तो G, अहमद है तो A, तो इस तरह सरनेम का ही रहेगा। इसके बाद 4 न्यूमेरिकल्स रहेगा, और लास्ट में एक चेक डिजिट रहेगा, वो चेक करके डिजिट दे देता है तो वो डिजिट रहेगा। तो ये चेक डिजिट क्या, सॉरी ये जो बीच में ना न्यूमेरिकल्स, बीच में सॉरी एसोसिएशन बोले थे ना, फर्स्ट लेटर ऑफ
सॉरी पी पी पी, उनका इंडिविजुअल पी एटसेट्रा बोले थे, वही चीज यहाँ बताया। और फिर सिलेक्टेड मतलब कैटेगरी, मतलब ए हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बी हो गया बॉडी ऑफ इंडिया, सी कंपनी, ये तो बताए थे, है ना। ओके नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पैन कार्ड, ये सब देखना नहीं है। द पैन रिक्वायर्ड टू मेक एप्लीकेशन, द पैन रिक्वायर्ड टू मेक एप्लीकेशन, कैसे कब अप्लाई करोगे ये नहीं देखना है, मेन भी देखना है पैन कहाँ लगेगा। ये ट्रांजैक्शन व्हेन पैन कार्ड टू बी कोटेड, कहाँ कोट करोगे पैन के लिए, ट्रांजैक्शन इन व्हिच पैन कैन बी कोटेड, ठीक है। ये पॉइंट, एक क्वेश्चन आ सकता है। मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब जहां रेवेन्यू का बात है, मतलब इनकम, रिटर्न, करस्पॉन्डेंस, टैक्स चालान एंड एनी अदर मैटर इंटरेस्ट और एनी अदर मैटर इन इंटरेस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ रेवेन्यू, इनकम के किसी और मैटर से इसमें लगेगा। क्वार्टरली रिटर्न जहां बच रहे तो टीडीएस टीसीएस जहां लगता है ना, उसके लिए अप्लाई को आफ्टर 14/16/2006 के बाद से। ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स, कुछ परचेज किए इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें 5 लाख से ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करेंगे तो पैन लगेगा। सेल ऑफ परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स अदर देन 2 व्हीलर्स, तो इस केस में भी पैन लगेगा। 4 व्हीलर्स एक्सेट्रा बेचोगे तो पैन लगेगा। तो फिर परचेज करो या सेल करो, पैन लगेगा। ट्रांजैक्शन विद बैंक, अब बैंक के ट्रांजैक्शन हो रहे, टाइम डिपॉजिट किए 50,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, तो पैन जमा करना होगा तुरंत। ओपनिंग बैंक अकाउंट, आपको पैन जब, ये सब पता है आप लोगों को, पता है आप लोगों को। परचेज ऑफ पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट एक्सेट्रा, वो भी 50 से ज्यादा, मैक्सिमम में सब बैंक में 50 से ज्यादा हो रहे तो पैन लगेगा। डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट 50,000 मोर एनी डे, ठीक है। और ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज बॉन्ड एक्सेट्रा 1 लाख से ज्यादा तो इसमें लगेगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज तो, और शेयर्स ऑफ कंपनी तो 50,000 से ज्यादा में अगर वन टाइम में लगाओगे तो वो भी लगेगा। म्यूचुअल फंड में 50,000 से ज्यादा वन टाइम लगाओगे तो लगेगा। बॉन्ड डिवेंचर्स खरीदोगे 50 से ज्यादा, आरबीआई बॉन्ड खरीदोगे 50 से ज्यादा, 50 और अबव, तो इसके 50 और अबव, है ना, पैन लगेगा। बस कुछ पॉइंट लिख देना हो जाएगा। और फिर इसमें भी लगता है कुछ अदर, टेलीफोन एप्लीकेशंस, टीडीएस टीसीएस सर्टिफिकेट के लिए, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, होटल बिल एक्सेट्रा एक्सीडिंग 25,000, एक्सेस कैश एक्सपेंसेस ऑफ कैश एक्सीडिंग 25 टुवर्ड फॉरेन ट्रैवल, तो ये सब केस में भी पैन आपको कोट करना होगा, ठीक है। यस, और अब आगे भी कुछ दे रहे हैं, बस इतना लिख लोगे, 4-5 पॉइंट पूछेगा 5 नंबर पे, लिख लेना हो जाएगा, राइट। ओह यस, इंपॉर्टेंस ऑफ पैन कार्ड थोड़ा सा पढ़ लेना, इतना जरूरत नहीं पता है, ये सब से ही लिख लोगे आप आराम से, इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोसेस ऑफ कैसे पैन मिलेगा, वो अप्लाई करना, एक करना, वही चीज बताया, ठीक है, तो सब देखना नहीं है। अब टैन नंबर क्या होता है, ये तो पहले डिस्कस किए थे, है ना, ये आप डिस्कस कर लिए थे मैंने, बट पैन का डिस्कस नहीं किए थे, तो पैन का भी ये हो गया, अब टैन का ना कंप्लीट हो गया। ओके, कंप्लीट है आपका थ्योरी पोर्शन, इसको आप लोग ठीक से देख लेना। और कुछ नहीं, एक बार आइडिया हो गया तो अब थोड़ा सा अब स्टडी में पढ़ोगे तो अच्छा से हो जाएगा, फिर एग्जाम में देखो क्या आता है उसके हिसाब से कर लेना। तो आज एक क्लास हम रखते हैं, और यस बस कुछ टाइम और है, कुछ टाइम और बचा, मेहनत करो, मेहनत करो, और आप लोग अच्छा रिजल्ट करो, अच्छा एग्जाम में, एग्जाम अच्छा हो जाए, ये हम विश करते कि आप लोग अच्छा रिजल्ट करो, एग्जाम हॉल में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, और अच्छा से एग्जाम हो जाए, सारा एग्जाम, सिर्फ टैक्स नहीं बाकी सारा एग्जाम अच्छा हो जाए। इसके बाद न्यू सेमेस्टर आप लोग शुरू करो। और ये है, आप लोग अगर हम लोगों को अभी तक ज्वाइन नहीं किए, हम लोग के साथ एसोसिएट नहीं हुए, हम लोग का नेक्स्ट एडू फैमिली में आप अभी तक मेंबर्स नहीं हुए, तो आ जाओ, फैमिली मेंबर्स बन जाओ। आप लोग को इतना कम फीस में, एकदम लोएस्ट फीस में सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी आपको एडुकेशन मिलेगा। सिर्फ एडुकेशन नहीं, आधार आपका, आगे एडमिशन, आगे क्या है नहीं है, कहाँ क्या करोगे, एवरीथिंग आप यहाँ से ये कर सकते हो। तो हम लोग के साथ अटैच हो जाओ, अटैच हो जाओ, और बेनिफिट ऑब्वियसली अटैच हो जाओगे तो हम लोग सब एक साथ ग्रो करेंगे, आप लोग भी आगे बढ़ोगे, हम लोग ग्रो करेंगे, तो बेनिफिट सब म्यूचुअल बेनिफिट है, राइट। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आज यहीं पे रखते, तो आगे फिर मीट करेंगे। आप लोग का एग्जाम के बाद पता, हम लोग पता करेंगे कि आप लोग का कैसा गया, पता नहीं, आप लोग कमेंट्स करोगे और रिप्लाई करोगे कि सर कैसा गया। प्रॉब्लम अच्छा नहीं सबका जाएगा ऐसा बात नहीं है, सबको अच्छा हो जाएगा, तो फिर
अच्छा कर भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सब कोई फास्ट आ जाएगा तो फास्ट का मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है ना, इसीलिए। तो लेकिन हाँ, मेहनत करते तो आपको अभी एग्जाम में मार्क्स नहीं मिला, लेकिन आगे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट मिलेगा। ओके, वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।